शेरे तू ठीक आ? ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡ ਰਵੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਏ हाँ जी शहजादा साहब खुल गई अख ਇਹ ਅੱਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਐਮਪੀ ਭਰਾ ਐਮਐਲਏ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੜ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦੂਗਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਯਾਰ
हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है शेरा। तो इस फिल्म के ऊपर मैं एक प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूँ। प्रोडक्शन जर्नी के बारे में बातचीत करेंगे, कास्टिंग, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है। फिल्म की कहानी के ऊपर हम डिटेलिंग में बातचीत करेंगे, कास्टिंग कैरेक्टर्स के ऊपर एक डीप एनालिसिस होने वाला है और फिल्म की कहानी कैरेक्टर का एक प्रॉपर ब्रेकडाउन मिलेगा। साथ ही में फिल्म के रिलीज जर्नी के ऊपर बातचीत करेंगे, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस और OTT अवेलेबिलिटी के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। शेरा जो पंजाबी लैंग्वेज फिल्म है, जहाँ पे इसे वॉर ऑफ शेरा नाम के साथ भी रिलीज़ किया गया है। तो ये दो टाइटल कह सकते हो, प्रमोट वॉर ऑफ शेरा के नाम से किया गया है और वैसे फिल्म का टाइटल शेरा ही है। ये एक 2026 की पंजाबी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म को सेवियर संधू ने खुद लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, यानी स्टोरी और उसका स्क्रीन प्ले पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है उसमें ओवरऑल तरीके से क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवियर संधू के पास थी। फिल्म को JBCO फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है और इसके मेन प्रोड्यूसर अनमोल साहनी है। डायलॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु सिंधु ने संभाली हुई है, जबकि जिम्मी रामपाल ने एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर प्रोडक्शन के डे टू डे डायरेक्शन वर्कफ्लो को हैंडल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। थिएट्रिकल रिलीज़ की बात करें तो फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक प्रमोद ठाकुर और द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज़ ने मैनेज की थी। इससे ये भी समझ आ जाता है कि मेकर्स का फोकस सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड ऑडियंस पर नहीं था, बल्कि फिल्म को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने की प्लानिंग भी की गई थी। अब कास्ट की तरफ थोड़ी नज़र डालें तो शेरा की कास्टिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिल्म में पंजाबी म्यूज़िक और सिनेमा के पॉपुलर फेसेस के साथ वेटरन एक्टर्स का भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और एक नॉन बॉलीवुड एक्ट्रेस का कॉम्बिनेशन भी इसमें आपको ऐड करके देखने को मिलेगा। फिल्म में परमेश वर्मा ने टाइटल कैरेक्टर शेरा का रोल प्ले किया है। शेरा कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट है। परमेश को पंजाबी सिनेमा में पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और अल्फा टाइप स्क्रीन इमेज के लिए जाना जाता है और फिल्म में भी उनकी पर्सनालिटी को इसी जोन में यूज़ किया गया है। लेकिन शेरा सिर्फ एक टिपिकल एक्शन हीरो नहीं है। कैरेक्टर के बेसिस सेटअप से ये है कि वो कनाडा में रहने वाला एक एनआरआई है जो इवेंचुअली अपने घर और अपनी मिट्टी की तरफ वापस आता है। लेकिन वापस आने के बाद सर्कमटेंसेस ऐसे बनते हैं कि जिस आदमी ने शायद नॉर्मल लाइफ जीने के प्लान बनाया था, उसे दोबारा वायलेंस और वेपन्स का सहारा लेना पड़ता है। यानी कैरेक्टर का ट्रांजिशन भी फिल्म के एक्शन सेटअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तरफ उसकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है और दूसरी तरफ फैमिली और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो धीरे धीरे उसे एक डेंजरस सिचुएशन के बीच लाकर खड़ा कर देता है। शेरा को अपोजिट किया उसकी इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करने वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो है साहिबा का, जिसे सोनल चौहान ने प्ले किया है। सोनल चौहान बॉलीवुड में जन्नत जैसी फिल्म के लिए जानी जाती है और शेरा उनके पंजाबी सिनेमा अपीयरेंस में एक नोटिसेबल एडिशन है। साहिबा और शेरा के रिलेशनशिप फिल्म में एक इमोशनल ट्रैक को सपोर्ट करता है, इसलिए मूवी सिर्फ गन्स, फाइट्स और रिवेंज तक लिमिटेड नहीं रहती। शेरा की पर्सनल लाइफ और उसके रिलेशनशिप्स भी स्टोरी को लार्जर कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। फिल्म में मानव विज भी एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आते हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर पार्ट है और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरली एक सीरियस और पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। मानव विज पहले भी ग्रे शेडेड और इंटेंस कैरेक्टर्स के लिए भी अपनी एक्टिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं, इसीलिए शेरा में उनकी कास्टिंग एक्शन ड्रामा के लिए काफ़ी सूटेबल लगती है। योगराज सिंह का रोल भी फिल्म के सेटअप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटरन एक्टर और फॉर्मर क्रिकेटर योगराज सिंह फिल्म में एक हैवी वेट पेट्रैक फिगर के रूप में नजर आते हैं। उनकी प्रेजेंस कहानी के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक मल्टी जनरेशनल फील देती है। मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच का इश्यू नहीं लगता, बल्कि पुरानी फैमिली टेंशंस, पावर, ईगो और लोकल इन्फ्लुएंस जैसे एलिमेंट्स भी स्टोरी के एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। योगराज सिंह जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर का यूज़ इसी फैमिली डायनेमिक को वेट देने के लिए भी किया गया है। हसनीन चौहान सपोर्टिंग कास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर फैमिली डायनेमिक्स में इमोशनल और ड्रामेटिक वेट ऐड करता है। इसी तरह दक्ष अजीत सिंह भी स्टोरी के लोकल पॉलिटिकल या क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड एक इंस्ट्रूमेंटल रोल में नजर आते हैं, जिससे शेरा का कैरेक्टर ग्रेजुअली एक लार्जर कॉन्फ्रंटेशन में फंसाने लगता है। महावीर बुल्ला भी एक विलेज इकोसिस्टम के पार्ट है, एक एल्डरली सपोर्टिंग रोल में अपीयर होते हैं। इन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से फिल्म का वर्ल्ड सिर्फ प्रोटोगोनिस्ट और विलन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, बल्कि एक प्रॉपर लोकल इकोसिस्टम क्रिएट होता है।
अब बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक की, क्योंकि सेरा का साउंड ट्रैक भी प्रोजेक्ट का एक मेजर कमर्शियल एलिमेंट रहा है। फिल्म का म्यूजिक स्पीड रिकॉर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ओवरऑल स्कोर और ऑडियो इंजीनियरिंग में गौरव देव, कार्तिक देव और मनोज एम गोस्वामी का कंट्रीब्यूशन रहा है। साउंड ट्रैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पंजाबी पॉप, हिप हॉप, बॉलीवुड स्टाइल मेलोडी और सूफी एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स किया गया है। इसीलिए एल्बम सिर्फ एक पर्टिकुलर मोड पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले आता है टाइटल ट्रैक वॉर ऑफ सेरा। इस ट्रैक को परमिश वर्मा ने MC स्क्वायर के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक निखिल स्वप्निल का है, जबकि लिरिक्स लड्डी चाहल ने लिखे हुए हैं। ट्रैक का ओवरऑल स्टाइल हाई एनर्जी हिप हॉप और रैप एंथम वाला है। ये बेसिकली सेरा के एक्शन पर्सोना को इस्टेब्लिश करने वाला ट्रैक है। इसमें एग्रेसिव एनर्जी, रैप एलिमेंट्स और हेवी बीट्स का यूज़ किया गया है, जो एक्शन सीक्वेंसेस और प्रमोशनल मटेरियल्स के मूड के साथ नेचुरली फिट होता है। इसके बाद आता है हाँ तू है। इस गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है और कंपोजिशन और लिरिक्स का क्रेडिट धनश्री देव को दिया गया है। ये एक सॉफ्ट रोमांटिक बल्लाड है जो सेरा और साहिबा के रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। फिल्म के एक्शन हेवी एटमॉस्फेयर के बीच ऐसा रोमांटिक ट्रैक स्टोरी को थोड़ा इमोशनल ब्रीदिंग स्पेस देता है। सेरा की लाइफ का जो पर्सनल और सॉफ्टर साइड है उसको इस्टेब्लिश करने में ये सॉन्ग हेल्प करता है। फिर आता है इमोशनल साइड का एक मेजर ट्रैक काश तू मेरा ना हुंदा। इस सॉन्ग को बी प्राक ने ज्योति नूरान के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है। ये सॉन्ग सूफी पॉप और मेलेनकोलिक साउंड का कॉम्बिनेशन है और फिल्म के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन और बिट्रायल जैसे थीम्स को प्रेजेंट करता है। इस ट्रैक की एक मेल सोलो वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें बी प्राक को सोलो वोकल्स में सुना जा सकता है। ओवरऑल ये गाना फिल्म के सेकंड हाफ के इमोशनल मूड के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सामने आते हैं। फिल्म के पब्लिक रिलेशंस और मीडिया कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी MDN एंटरटेनमेंट और सिमरप्रीत कौर की टीम ने हैंडल की थी। यानी मूवी के प्रोडक्शन से लेकर म्यूज़िक और पब्लिसिटी तक अलग अलग डिपार्टमेंट में डेडिकेटेड टीम इन्वॉल्व थी। अब आते हैं फिल्म की शूटिंग से जुड़े एक इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रोवर्शियल इंसिडेंट पर। सेरा की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पंजाब के अलावा कनाडा और हरियाणा के डिफरेंट लोकेशंस पर की गई थी। फिल्म का सेटअप ही ऐसा है जहाँ कैनेडियन NRI बैकग्राउंड और रूरल पंजाब का कॉन्ट्रास्ट स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। इसलिए लोकेशंस का ये कॉम्बिनेशन सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन सितंबर 2025 के अराउंड फिल्म की शूटिंग अम्बाला कंटोनमेंट की वजह से लोकल मीडिया अटेंशन में आई हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टीम ने अम्बाला कैंटोनमेंट के मॉल रोड एरिया में एक हाई सिक्योरिटी रेजिडेंशियल बंगलो के अंदर लगभग 4 दिन तक शूटिंग की थी। प्रॉब्लम ये थी कि रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स रिपोर्टेडली फॉर्मली नहीं लिए गए थे। इसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने एक्शन लिया और रिपोर्टेडली 10,000 पर डे का स्ट्रक्चर पेनल्टी इम्पोज किया। 4 दिन की शूटिंग के हिसाब से टोटल फाइन 40,000 तक पहुंच गया था। ये इंसिडेंट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान लोकेशन, परमिशन और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करना प्रोडक्शन टीम के लिए एक सीरियस इश्यू बन सकता है। इस फिल्म सेट पर कैमरा, लाइट्स और पूरी क्रू मूवमेंट्स होती है, इसलिए मिलिट्री या हाई सिक्योरिटी जोन्स में परमिशन की प्रोसेस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब अगर टेक्निकल साइड की बात करें तो सेरा को विजुअली एक क्रिटी और एक्शन फोकस्ड प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी DOP अनिक R वर्मा थे। सिनेमेटोग्राफी में कामकाज किया हुआ है, जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ है, जो क्लोजअप, क्वार्टर, कॉम्बैट और एक्शन फ्रेम्स को ज़्यादा इमीडिएट फील देने के लिए किया गया है, वो सभी चीज़ें हैंडल की हुई है। वहीं पे वो सभी चीज़ें अनिक R वर्मा ने खुद हैंडल किए हुए हैं। इस टाइप के शॉट्स में कैमरा मूवमेंट्स इंटेंशनली थोड़ा रो रखे जा सकते हैं। इससे ऑडियंस को फाइट के बीच होने का फील मिलता है। इसके अपोजिट फिल्म के वाइडर लैंडस्केप के लिए ड्रोन शॉट्स का यूज़ किया गया है, स्पेशली कनाडा के ओपन लैंडस्केप और रूरल पंजाब के एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म के विजुअल डिज़ाइन को और इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक तरफ कनाडा का कंपेरेटिवली ओपन और मॉडर्न एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ पंजाब का रूरल और रूटेड एटमॉस्फेयर। दोनों लोकेशंस सेरा की कैरेक्टर के 2 अलग साइड्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हुए फील हो सकते हैं। फिल्म की एडिटिंग हार्दिक सिंह रिन ने की हुई है। एक्शन सीक्वेंस में रैपिड रिदम कट्स का यूज़ किया गया है जिससे फाइट का पेस फास्ट और एनर्जेटिक बना रहे। एक्शन सिनेमा में एडिटिंग का रोल सिर्फ सीन्स को शॉर्ट करना नहीं होता, सही मूवमेंट पर कट करना, इम्पैक्ट को होल्ड करना और पंचिस के या मूवमेंट को करेक्ट रिदम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलर ग्रेडिंग और डिजिटल इंटरमीडिएट का काम NYDI वाले ने हैंडल किया है। फिल्म के विजुअली और ग्रिटी और हाई कॉन्ट्रास्ट टोन देने पर फोकस किया गया है, जो एक्शन ड्रामा के ओवरऑल मूड के साथ मैच करता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन आलोक हलदार ने सुपरवाइज किया है, जबकि एक्शन और स्टंट डायरेक्शन मुकेश काम्बोज ने हैंडल किए। एक्शन डिज़ाइन में रियलिस्टिक रॉ मटेरियल, मार्शल आर्ट्स के एलिमेंट्स को पंजाब मास सिनेमा स्टाइल के लार्ज सेट पीसेस के साथ कंबाइन किया गया है।
यानी फाइट्स को सिर्फ फ्लैशी बनाने के बजाय इसमें थोड़ा और सुपरवाइज किया गया है, जहाँ पे चीज़ों को उसमें फिजिकल इम्पैक्ट और रॉनेस मेंटेन करने की अप्रोच रखी गई है। साथ ही पंजाबी कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से वॉर लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स भी मेंटेन किए गए, जो ऑडियंस को थिएटर में मास अपील देने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर गौरव देव और कार्तिक देव ने कंपोज किया है। बैकग्राउंड स्कोर में हेवी पंजाबी परकसन लूप्स को मॉडर्न ऑर्केस्ट्रल अंडरटोन्स के साथ मिक्स किया गया है। इस कॉम्बिनेशन का पर्पस सिंपल है, जब स्क्रीन पर टेंशन बिल्ड हो रही है, चेस या कन्फ्रंटेशन हो रहा है या सेरा किसी मेजर एक्शन सिचुएशन में एंटर कर रहा है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स की इंटेंसिटी को और पुश करता है। साउंड डिज़ाइन और फाइनल ऑडियो मिक्सिंग मनोज एम गोस्वामी ने फायरफ्लाई ऑडियो बैनर के अंडर हैंडल की है। एक्शन फिल्म में साउंड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गन शॉट, पंचेस, व्हीकल मूवमेंट्स, फुट स्टेप्स और बैकग्राउंड एम्बिएंट अगर प्रॉपरली डिज़ाइन हो तो एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ जाता है। सेंसर सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में फिल्म को यूए 16+ की रेटिंग मिली है। इस रेटिंग का कनेक्शन फिल्म के स्टाइलिश एक्शन एलिमेंट और इंटेंस डायलॉग थीम से है। और फाइनली फिल्म की रनिंग टाइम 2 घंटे और 25 मिनट की है। मतलब सेरा एक प्रॉपरली फीचर लेंथ पंजाबी एक्शन ड्रामा है, जिसमें एक्शन के साथ रिलेशनशिप, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी और इमोशनल ड्रामा को भी स्पेस दिया गया है। ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल पर देखा जाए तो सेरा एक ऐसी पंजाबी एक्शन फिल्म का रूप है जिसमें सामने आती है जहाँ फिल्म परमेश्वर वर्मा की एक्शन ओरिएंटेड इमेज को एक एनआरआई टू कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी लाइन के साथ कंबाइन किया गया है। फिल्म की कास्ट में सोनल चौहान और मानव विज जैसे फेमिलियर फेसेस है, योगराज सिंह जैसे वेटरन परफॉर्मर है के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और म्यूजिक एल्बम में परमेश्वर वर्मा, MC स्क्वायर, विशाल मिश्रा, बी प्राक और ज्योति नूरान जैसे सिंगर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके साथ कनाडा और पंजाब के कॉन्ट्रास्टिंग लोकेशंस, रॉ एक्शन कोरियोग्राफी, हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअल और पंजाबी परकसन, हेवी बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के ओवरऑल प्रेजेंटेशन को एक डिस्टिंक्शन एक्शन ड्रामा इंटेंसिटी देने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके चलते चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करते हुए नजर आती है। अब फिल्म की स्टोरी की बात करें तो सेरा को एक प्रॉपर हाई ऑक्टेन पंजाबी रिवेंज एक्शन ड्रामा के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल मास एंटरटेनमेंट है, जहां स्टोरी की शुरुआत काफ़ी पीसफुल और रोमांटिक एटमॉस्फेयर से होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वहीं पीसफुल वर्ल्ड एक ब्रूटल वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्म का नैरेटिव ब्रॉडली 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड हुआ होता है। पहला सेरा का होम कमिंग और उसकी नॉर्मल लाइफ का ड्रीम इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद फैमिली के डार्क सीक्रेट और याडी की मिस्टीरियस डेथ सामने आती है, और फिर स्टोरी रिवेंज और सर्वाइवल की तरफ चली जाती है। सबसे पहले मिलते हैं सेरा से, जिसका रोल परमेश्वर वर्मा ने प्ले किया है। सेरा एक यंग, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग विल्ड पंजाबी लड़का है जो कनाडा में रह रहा होता है। उसने फॉरेन लैंड में एक स्टेबल और लॉफुल लाइफ बना ली है, लेकिन कनाडा में भी सेटल होने के बावजूद उसका इमोशनल कनेक्शन अब भी मिट्टी से कभी ख़त्म नहीं होता। उसके लिए पंजाब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसकी ज़मीन है और उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है। इस फीलिंग के साथ सेरा वापस अपने नेटिव विलेज आता है, लेकिन उसके माइंड में कोई बड़ा रिवेंज प्लान नहीं होता। इनफैक्ट स्टार्टिंग में उसकी सबसे सिंपल विश होती है कि वो अपनी फैमिली के पास परमानेंटली सेटल हो, अपनी एंसेंट्रल लैंड को संभाले और अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट साहिबा से शादी करे। साहिबा का रोल प्ले कर रही है सोनल चौहान। सेरा और साहिबा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप फिल्म के स्टार्टिंग पोर्शन को एक रोमांटिक और इमोशनल फील देता है। इस स्टेज पर ऑडियंस को लगता है कि शायद ये एक ऐसी स्टोरी होगी जहां कनाडा से वापस आया एक पंजाबी लड़का अपने रूट्स के पास लौटकर अपनी लव स्टोरी और फैमिली लाइफ को कंप्लीट करेगा। फैमिली रियूनियन का एटमॉस्फेयर है और विलेज का एनवायरनमेंट है, चाइल्डहुड मेमोरीज है और सेरा के पास फ्यूचर को लेकर एक क्लियर विजन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेरा के घर वापस आने के पीछे जो पास्ट है वो उतना सिंपल नहीं है जितना स्टार्टिंग में नजर आता है। सेरा को पता चलता है कि उसके बड़े भाई यादी की डेथ हो चुकी है। यादी का रोल मानव विद ने प्ले किया है। यादी की डेथ को इनिशियली एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट किया गया होता है। विलेज लेवल पर भी इसी को सच माना जाता है और उसके बाद अथॉरिटीज़ के सामने भी मैटर को एक अनफॉर्चुनेट मिसहैप की तरह क्लोज कर दिया गया होता है। लेकिन सेरा को ये एक्सप्लेनेशन हजम नहीं होती। अपने भाई को जानने वाला सेरा उसकी डेथ के सर्कमस्टेंसेस को क्लोजली देखना शुरू करता है। उसके अंदर एक सस्पिशन डेवलप होता है, यादी की डेथ शायद एक्सीडेंट नहीं थी, और यहीं से फिल्म का टोन कम्प्लीटली चेंज होना स्टार्ट होता है। जो सेरा कुछ टाइम पहले अपनी ज़मीन संभालने और साहिबा से शादी करना ड्रीम देख रहा था, अब अपने भाई की मौत का सच जानने के मिशन पर निकल पड़ता है। सेरा किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का वेट नहीं करता, वो खुद पेशेंस पूछता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है और यादी के पास्ट के उन कनेक्शंस को समझने की कोशिश करता है जो पहले उसके सामने नहीं आए थे। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशंस एक डेंजरस डायरेक्शन में चली जाती है। सेरा को पता चलता है कि यादी की डेथ एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर थी, और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि मर्डर के पीछे कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क और फैमिली से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट का कनेक्शन है। यहाँ से सेरा की स्टोरी एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर फैमिली पावर स्ट्रगल बन जाती है। फिल्म के वर्ल्ड में लोकल लैंड माफिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पुरानी फैमिली राइवलरी और पावर का गेम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पंजाबी के रूरल सेटअप में ज़मीन का इश्यू सिर्फ प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं होता, ज़मीन के साथ फैमिली की रेप्यूटेशन, पावर और इन्फ्लुएंस भी जुड़ा होता है। फिल्म इसी एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए सेरा के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक लार्जर कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट करती है। सेरा जैसे जैसे सच के करीब जाता है उसके लिए सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर के एनिमीज तक लिमिटेड नहीं है। कुछ सीक्रेट्स उसके अपने घर के अंदर छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें सेरा अपना समझता था वही लोग उसके फैमिली के लिए अगेंस्ट चले जा रहे हैं और एक नया गेम खेल रहे हैं। और उन सभी चीज़ों में उसकी फैमिली के जो पुराने जो लोग थे वो उनकी पुरानी जेलसीज, फैमिली ईगोज़, पर्सनल बिट्रायल और कुछ हिडन रिलेशनशिप सामने आने लगते हैं। सेरा के लिए ये सिर्फ याडी की मर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं रह जाता, अब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस पर ट्रस्ट करे और किस पर नहीं। फैमिली लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट उसके लिए चाइल्डहुड में इम्पोर्टेंट था वही धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगता है, और यहीं सेरा के कैरेक्टर में सबसे बड़ा चेंज आता है। स्टार्टिंग में जो आदमी पीसफुल लाइफ चाहता था वो अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसके पास दो चॉइसेस बची है। या तो वो सिस्टम और लॉ के भरोसे बैठकर अपने भाई के मर्डर का जस्टिस एक्सपेक्ट करे या खुद एक्शन ले। लेकिन फिल्म के वर्ल्ड में लॉ और पावर का इक्वेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज दिखाया जाता है। सेरा को फील होता है कि अगर वो सिर्फ लीगल रूट फॉलो करेगा तो शायद उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जिन्होंने यादी को मारा है, और इसी पॉइंट पर उसका पीसफुल ड्रीम कम्प्लीटली टूट जाता है। सेरा वेपन्स उठाता है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये उसका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। एक वक्त था जब वो कनाडा से पंजाब अपने घर बसाने आया था, अब वही सेरा अपने भाई के खून का हिसाब लेने के लिए एक डेंजरस अल्टर ईगो का एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर का गुस्सा ग्रेजुअली उसकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करने लगता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रूथ डिस्कवर करना नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव है रिवेंज, और यहीं से फिल्म का एक्शन पोर्शन फुल स्पीड में एंटर करता है। सेरा अपने एनिमीज़ को एक एक करके टारगेट करना स्टार्ट करता है। स्टोरी में हेवी कन्फ्रंटेशंस आते हैं, स्ट्रीट लेवल वायलेंट होती है, फाइट्स होती है, और क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने का प्रोसेस सेरा स्टार्ट करता है। सेरा ब्रूट फोर्स के साथ साथ टेक्टाइल अप्रोच भी यूज़ करता है। वो सिर्फ सामने जाकर फाइट नहीं करता बल्कि ओपोनेंट के नेटवर्क और उसके वीक पॉइंट्स को समझने की भी कोशिश करता है। जैसे जैसे कन्फ्रंटेशन बढ़ते हैं बॉडी काउंट भी इंक्रीज होते जाते हैं, और इसका इफेक्ट सेरा की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। साहिबा के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जिस सेरा से वो प्यार करती थी वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जो लड़का घर बसाने के ड्रीम लेकर कनाडा से वापस पंजाब आया था, अब उसकी लाइफ में वायलेंस, रिवेंज और ब्लड शेड डोमिनेट कर रहा है। साहिबा का सामने एक इमोशनल डिलेमा खड़ा हो जाता है, क्या वो उस आदमी के साथ खड़ी रहे जिसे वो बचपन से जानती है, या फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन से डर कर उसे दूर हो जाए। सेरा के लिए भी ये रिलेशनशिप इजी नहीं रहता। उसके माइंड में एक तरफ साहिबा और फैमिली की सेफ्टी है और दूसरी तरफ यादी के मर्डर का रिवेंज। और प्रॉब्लम यह है कि रिवेंज का पाथ ऐसा होता है जहाँ हर स्टेप प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। एक बार वायलेंस स्टार्ट होने के बाद सेरा के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जाता है। फिल्म का एक्शन ग्रेजुअली एक फुल स्केल वॉर की तरफ मूव करता है। सेरा के ओपोनेंट्स उसे रोकने के लिए और एग्रेसिव हो जाते हैं। सेरा भी बैक डाउन करने के मूड में नहीं होता। अब ये सिर्फ एक आदमी और कुछ क्रिमिनल्स के बीच की फाइट नहीं रहती, ये फैमिली पावर, ओल्ड राइवलरीज और रिवेंज का कंप्लीट कोलिजन बन जाती है, और फाइनली कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। फाइनल शोडाउन उसी एंसेंट्रल विलेज के एनवायरनमेंट में होता है जहां से सेरा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। यह डिटेल स्टोरी को एक सर्कुलर फील देती है। फिल्म की शुरुआत में सेरा इसी विलेज में एक पीसफुल फ्यूचर के ड्रीम के साथ आया था, और अब इसी जगह पर वो अपने पास्ट के सबसे डेंजरस एनिमीज़ के सामने खड़ा है। सेरा का सामना उन मेन कॉन्स्पिरेटर्स से होता है जिन्होंने यादी की डेथ को प्लान किया था। सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती, वो आउटनंबर्ड है, ओपोनेंट्स हेवी प्रिपेयर्ड है और कन्फ्रंटेशन एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाता है। लेकिन सेरा अब वो पर्सन नहीं रहा जो फिल्म की बिगनिंग में था। वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, एग्रेशन और प्योर एड्रेनालाइन के साथ फाइनल बैटल फाइट करता है। क्लाइमेक्स में सेरा अपने भाई के मर्डर का फाइनल रिवेंज कंप्लीट करता है और उन करप्ट फोर्सेस को एलिमिनेट कर देता है जो उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व थे।
और उसके बाद में, लेकिन विक्ट्री के बाद भी सेरा की स्टोरी एक कम्प्लीटली हैप्पी एंडिंग नहीं देती। सेरा खड़ा तो विक्टोरियस होता है, लेकिन वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वही इंसान नहीं होता जो कनाडा से पंजाब वापस आया था। उसे अपने भाई के लिए जस्टिस अचीव कर लिया है, लेकिन उस जस्टिस की प्राइस बहुत हाई थी। उसकी इनोसेंस चली गई है, उसका पीसफुल लाइफ का ड्रीम टूट गया है और रिवेंज ने उसकी पर्सनालिटी को परमानेंटली चेंज कर दिया। यही सेरा की स्टोरी का इमोशनल कोर है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि रिवेंज लेने के बाद एनिमी तो ख़त्म हो जाता है, और वो ख़त्म हो भी सकता है, लेकिन रिवेंज लेने वाला इंसान भी पहले जैसा नहीं रह जाता। अब अगर फिल्म की रिलीज़ जर्नी की बात करें तो सेरा फिल्म को 15 मई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इंडिया में फिल्म को US 16+ सर्टिफिकेशन मिला था, जो फिल्म के इंटेंस एक्शंस, वायलेंस और स्ट्रॉन्ग डायलॉग थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज़ के थ्रू हैंडल की गई थी। फिल्म को नॉर्थ इंडिया के मेजर डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ओवरसीज़ पंजाबी डिस्पोरा मार्केट में भी रिलीज़ किया गया था, इंक्लूडिंग कनाडा, USA और न्यूजीलैंड। ये ओवरसीज़ रिलीज़ सेरा के कैरेक्टर के बैकग्राउंड को देखते हुए भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट खुद कनाडा बेस्ड पंजाबी NRI के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। सेरा ने ओपनिंग पर एक डिसेंट स्टार्ट लिया था। फिल्म को एक एक्शन हेवी मार्केटिंग कैंपेन का बेनिफिट मिला और पहले वीकेंड में ऑडियंस का इंटरेस्ट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा। फर्स्ट डे यानी फ्राइडे को फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली 1,62,00,000 का कलेक्शन किया। सैटरडे को ये कलेक्शन थोड़ा इम्प्रूव हुआ और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे 1,90,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं पे संडे को इस फिल्म ने 1,78,00,000 का कलेक्शन किया। तो इसी तरह इस फिल्म ने अपने 3 दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली करीबन 5,30,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। वीकेंड के बाद नेचुरली वीक डेज में कलेक्शंस में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिल्म ने अपने थिएट्रिकल रन कंटिन्यू रखी। मंडे को कलेक्शन अराउंड 70 लाख की रही। ट्यूसडे को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख का कलेक्शन किया। वेडनेसडे आते आते फिल्म का कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हुआ और फिल्म का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन करीबन 50 लाख के आसपास का रहा था, और थर्सडे को फिल्म ने अराउंड 34 लाख का कलेक्शन ऐड किया। इसी के साथ इस फिल्म ने अपना पहला वीक कंप्लीट किया। इसी के साथ फिल्म का फर्स्ट वीक का टोटल अप्रॉक्सीमेटली कलेक्शन था वो 6,50,00,000 का पहुँच गया था। ये वर्ल्ड वाइड लेवल का क्रॉस कलेक्शन था। सेकंड वीक में कलेक्शन का पेस है ऑब्वियसली स्लो हुआ, लेकिन फिल्म ने रीजनल स्क्रीन्स और ओवरसीज़ पंजाबी ऑडियंस के सपोर्ट से अपनी रन कंटिन्यू रखी। डे 9 तक फिल्म का कम्युलेटिव कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 7,15,00,000 का पहुंच गया था। डे 13 तक ये फिगर था 8,09,00,000 के आसपास पहुंच गया था, और 16वें दिन तक सेरा ने टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो थिएट्रिकल रन है, वो करीबन 8,47,00,000 का रिपोर्ट किया था। और फाइनल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8.5 से 9 करोड़ के रेंज में एस्टिमेटेड इतना कुछ कलेक्शन निकल के आया हुआ है, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने जो अपना थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वहाँ से निकाला हुआ था। अगर इस फिगर को फिल्म के रिपोर्टेड बजट के हिसाब से साथ कंपेयर किया जाए तो सेरा फिल्म का जो बजट था, एस्टिमेटेड बजट, वो करीबन 7 करोड़ का बताया गया था, और इस कैलकुलेशन के हिसाब से फिल्म ने अपने थिएट्रिकल रन के थ्रू बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवर करने में सक्सेस अचीव की। और उसके बाद फिल्म का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेज आया, वो था डिजिटल रिलीज़। और अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सेरा की थिएट्रिकल जर्नी के बाद OTT पर भी आ चुकी है। फिल्म का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था केबल वन, जिन्होंने सेरा फिल्म को डिजिटली प्रीमियर करवाया 20 अगस्त 2021 को। यानी अब जो ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो OTT पर पंजाबी एक्शन ड्रामा को देख सकती है। इसका मतलब ये भी है कि फिल्म का जर्नी अब सिर्फ थिएट्रिकल ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है। अब पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस के साथ साथ वो व्यूअर्स भी फिल्म तक इजीली पहुंच सकते हैं, जो OTT के थ्रू रीजनल सिनेमा एक्सप्लोर करने पर पसंद करते हैं। और सेरा का ओवरऑल सेटअप देखें तो फिल्म बेसिकली एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट होती है। एक आदमी अपने घर वापस आता है, अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहता है और अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन उसी घर में उसे अपने भाई की मौत का सच मिलता है। वो सच उसके फैमिली के पुराने सीक्रेट्स खोलता है। सीक्रेट उसे रिवेंज की तरफ ले जाते हैं और रिवेंज उसकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। इसीलिए सेरा को सिर्फ एक एक्शन फिल्म कह देना थोड़ा इनकम्प्लीट होगा। इसमें एक्शन के साथ फैमिली पॉलिटिक्स, बिट्रायल, लव, ग्रीफ, रिवेंज और एक पीसफुल लाइफ की डिस्ट्रॉय होने का इमोशनल एंगल भी ऐड है। फिल्म का सेंट्रल क्वेश्चन बेसिकली ये बन जाता है कि जब किसी इंसान से उसका अपना कोई छीन लिया जाता है और सिस्टम उससे जस्टिस ना दे तो वो कितने दूर तक जा सकता है। सेरा उस सवाल का जवाब अपने तरीके से देता है और उस जवाब की सबसे बड़ी प्राइस भी वही खुद पे करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म के थ्रू आपको नोटिस करने को मिलेगी। अगर आपको ये फिल्म देखने का बहुत अंदर से उत्सुकता है, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो, तो फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल हो गई है, जहाँ पे केबल वन OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पंजाबी लैंग्वेज में देख सकते हो।
तो इस तरह से शेरा जो पंजाबी फिल्म है उसको आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। शेरा जो पंजाबी लैंग्वेज फिल्म है, जहाँ पे इसे वॉर ऑफ शेरा नाम के साथ भी रिलीज़ किया गया है, तो ये दो टाइटल कह सकते हो, प्रमोट वॉर ऑफ शेरा के नाम से किया गया है और वैसे फिल्म का टाइटल शेरा ही है। ये एक 2026 की पंजाबी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म को सेवियर संधू ने खुद लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, यानी स्टोरी और उसका स्क्रीन प्ले पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है उसमें ओवरऑल तरीके से क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवियर संधू के पास थी। फिल्म को जेबीसीओ फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है और इसके मेन प्रोड्यूसर अनमोल साहनी है। डायलॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु सिंधु ने संभाली हुई है, जबकि जिम्मी रामपाल ने एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर प्रोडक्शन के डे टू डे डायरेक्शन वर्कफ्लो को हैंडल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। थिएट्रिकल रिलीज़ की बात करें तो फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक प्रमोद ठाकुर और द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज़ ने मैनेज की थी। इससे ये भी समझ आ जाता है कि मेकर्स का फोकस सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड ऑडियंस पर नहीं था, बल्कि फिल्म को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने की प्लानिंग भी की गई थी। अब कास्ट की तरफ थोड़ी नज़र डालें तो शेरा की कास्टिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिल्म में पंजाबी म्यूज़िक और सिनेमा के पॉपुलर फेसेस के साथ वेटरन एक्टर्स का भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और एक नॉन बॉलीवुड एक्ट्रेस का कॉम्बिनेशन भी इसमें आपको ऐड करके देखने को मिलेगा। फिल्म में परमिश वर्मा ने टाइटल कैरेक्टर शेरा का रोल प्ले किया है। शेरा कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट है। परमिश को पंजाबी सिनेमा में पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और अल्फा टाइप स्क्रीन इमेज के लिए जाना जाता है और फिल्म में भी उनकी पर्सनालिटी को इसी जोन में यूज़ किया गया है। लेकिन शेरा सिर्फ एक टिपिकल एक्शन हीरो नहीं है। कैरेक्टर के बेसिस सेटअप से ये है कि वो कनाडा में रहने वाला एक एनआरआई है जो इवेंचुअली अपने घर और अपनी मिट्टी की तरफ वापस आता है, लेकिन वापस आने के बाद सर्कमटेंसेस ऐसे बनते हैं कि जिस आदमी ने शायद नॉर्मल लाइफ जीने के प्लान बनाया था उसे दोबारा वायलेंस और वेपन्स का सहारा लेना पड़ता है। यानी कैरेक्टर का ट्रांजिशन भी फिल्म के एक्शन सेटअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तरफ उसकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है और दूसरी तरफ फैमिली और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स है जो धीरे धीरे उसे एक डेंजरस सिचुएशन के बीच लाकर खड़ा कर देता है। शेरा को अपोजिट किया उसकी इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करने वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो है साहिबा का, जिसे सोनल चौहान ने प्ले किया है। सोनल चौहान बॉलीवुड में जन्नत जैसी फिल्में के लिए जानी जाती है और शेरा उनके पंजाबी सिनेमा अपीयरेंस में एक नोटिसेबल एडिशन है। साहिबा और शेरा के रिलेशनशिप फिल्म में एक इमोशनल ट्रैक को सपोर्ट करता है, इसलिए मूवी सिर्फ गन्स, फाइट्स और रिवेंज तक लिमिटेड नहीं रहती। शेरा की पर्सनल लाइफ और उसके रिलेशनशिप्स भी स्टोरी को लार्जर कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। फिल्म में मानव विज भी एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आते हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर पार्ट है और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरली एक सीरियस और पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। मानव विज पहले भी ग्रे शेडेड और इंटेंस कैरेक्टर्स के लिए भी अपनी एक्टिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं, इसीलिए शेरा में उनकी कास्टिंग एक्शन ड्रामा के लिए काफ़ी सूटेबल लगती है। योगराज सिंह का रोल भी फिल्म के सेटअप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटरन एक्टर और फॉर्मर क्रिकेटर योगराज सिंह फिल्म में एक हैवी वेट पेट्रैक फिगर के रूप में नजर आते हैं। उनकी प्रेजेंस कहानी के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक मल्टी जनरेशनल फील देती है। मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच का इश्यू नहीं लगता, बल्कि पुरानी फैमिली टेंशंस, पावर, ईगो और लोकल इन्फ्लुएंस जैसे एलिमेंट्स भी स्टोरी के एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। योगराज सिंह जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर का यूज़ इसी फैमिली डायनेमिक को वेट देने के लिए भी किया गया है। हसनीन चौहान सपोर्टिंग कास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर फैमिली डायनेमिक्स में इमोशनल और ड्रामेटिक वेट ऐड करता है। इसी तरह दक्ष अजीत सिंह भी स्टोरी के लोकल पॉलिटिकल या क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड एक इंस्ट्रूमेंटल रोल में नजर आते हैं, जिसे शेरा का कैरेक्टर ग्रेजुअली एक लार्जर कॉन्फ्रंटेशन में फंसाने लगता है। महावीर बुल्ला भी एक विलेज इकोसिस्टम के पार्ट है, एक एल्डरली सपोर्टिंग रोल में अपीयर होते हैं। इन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से फिल्म का वर्ल्ड सिर्फ प्रोटोगोनिस्ट और विलन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, बल्कि एक प्रॉपर लोकल इकोसिस्टम क्रिएट होता है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक की, क्योंकि शेरा का साउंड ट्रैक भी प्रोजेक्ट का एक मेजर कमर्शियल एलिमेंट रहा है। फिल्म का म्यूजिक स्पीड रिकॉर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ओवरऑल स्कोर और ऑडियो इंजीनियरिंग में गौरव देव, कार्तिक देव और मनोज एम गोस्वामी का कंट्रीब्यूशन रहा है। साउंड ट्रैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पंजाबी पॉप, हिप हॉप, बॉलीवुड स्टाइल मेलोडी और सूफी एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स किया गया है, इसीलिए एल्बम सिर्फ एक पर्टिकुलर मोड पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले आता है टाइटल ट्रैक वॉर ऑफ शेरा। इस ट्रैक को परमिश वर्मा ने MC स्क्वायर के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक निखिल स्वप्निल का है, जबकि लिरिक्स लड्डी चाहल ने लिखे हुए हैं। ट्रैक का ओवरऑल स्टाइल हाई एनर्जी हिप हॉप और रैप एंथम वाला है। ये बेसिकली शेरा के एक्शन पर्सोना को इस्टेब्लिश करने वाला ट्रैक है। इसमें एग्रेसिव एनर्जी, रैप एलिमेंट्स और हेवी बीट्स का यूज़ किया गया है, जो एक्शन सीक्वेंसेस और प्रमोशनल मटेरियल्स के मूड के साथ नेचुरली फिट होता है। इसके बाद आता है हाँ तू है।
इस गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है और कंपोजिशन और लिरिक्स का क्रेडिट धनश्री देव को दिया गया है। ये एक सॉफ्ट रोमांटिक बल्लाड है जो शेरा और साहिबा के रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। फिल्म के एक्शन हेवी एटमॉस्फेयर के बीच ऐसा रोमांटिक ट्रैक स्टोरी को थोड़ा इमोशनल ब्रीदिंग स्पेस देता है। शेरा की लाइफ का जो पर्सनल और सॉफ्टर साइड है उसको एस्टेब्लिश करने में ये सॉन्ग हेल्प करता है। फिर आता है इमोशनल साइड का एक मेजर ट्रैक, काश तू मेरा ना हुंदा। इस सॉन्ग को बी प्राक ने ज्योति नूरान के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है। ये सॉन्ग सूफी पॉप और मेलेनकोलिक साउंड का कॉम्बिनेशन है और फिल्म के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन और बिट्रायल जैसे थीम्स को प्रेजेंट करता है। इस ट्रैक की एक मेल सोलो वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें बी प्राक को सोलो वोकल्स में सुना जा सकता है। ओवरऑल ये गाना फिल्म के सेकंड हाफ के इमोशनल मूड के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सामने आते हैं। फिल्म की पब्लिक रिलेशंस और मीडिया कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी MDN एंटरटेनमेंट और सिमरप्रीत कौर की टीम ने हैंडल की थी। यानी मूवी के प्रोडक्शन से लेकर म्यूज़िक और पब्लिसिटी तक अलग अलग डिपार्टमेंट में डेडिकेटेड टीम इन्वॉल्व थी। अब आते हैं फिल्म की शूटिंग से जुड़े एक इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट पर। शेरा की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पंजाब के अलावा कनाडा और हरियाणा के डिफरेंट लोकेशंस पर की गई थी। फिल्म का सेटअप ही ऐसा है जहां कैनेडियन NRI बैकग्राउंड और रूरल पंजाब का कॉन्ट्रास्ट स्टोरी को इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। इसलिए लोकेशंस का ये कॉम्बिनेशन सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन सितंबर 2025 के अराउंड फिल्म की शूटिंग अंबाला कंटोनमेंट की वजह से लोकल मीडिया अटेंशन में आई हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टीम ने अंबाला कैंटोनमेंट के मॉल रोड एरिया में एक हाई सिक्योरिटी रेजिडेंशियल बंगलो के अंदर लगभग 4 दिन तक शूटिंग की थी। प्रॉब्लम ये थी कि रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स रिपोर्टेडली फॉर्मली नहीं लिए गए थे। इसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने एक्शन लिया और रिपोर्टेडली 10,000 पर डे का स्ट्रक्चर पेनल्टी इम्पोज किया। 4 दिन की शूटिंग के हिसाब से टोटल फाइन 40,000 तक पहुंच गया था। ये इंसिडेंट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान लोकेशन, परमिशन और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करना प्रोडक्शन टीम के लिए एक सीरियस इश्यू बन सकता है। इस फिल्म सेट पर कैमरा, लाइट्स और पूरी क्रू मूवमेंट्स होती है, इसलिए मिलिट्री या हाई सिक्योरिटी जोन्स में परमिशन की प्रोसेस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब अगर टेक्निकल साइड की बात करें तो शेरा को विजुअली एक ग्रिटी और एक्शन फोकस्ड प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी DOP अनिक R वर्मा थे। सिनेमेटोग्राफी में कामकाज किया हुआ है, जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ है, जो क्लोजअप, क्वार्टर कॉम्बैट और एक्शन फ्रेम्स को ज़्यादा इमीडिएट फील देने के लिए किया गया है, वो सभी चीज़ें हैंडल की हुई है। वहीं पे वो सभी चीज़ें अनिक R वर्मा ने खुद हैंडल किए हुए हैं। इस टाइप के शॉट्स में कैमरा मूवमेंट से इंटेंशनली थोड़ा रो रखे जा सकते हैं। इससे ऑडियंस को फाइट के बीच होने का फील मिलता है। इसके अपोजिट फिल्म के वाइडर लैंडस्केप के लिए ड्रोन शॉट्स का यूज़ किया गया है, स्पेशली कनाडा के ओपन लैंडस्केप और रूरल पंजाब के एनवायरनमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म के विजुअल डिज़ाइन को और इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक तरफ कनाडा का कंपेरेटिवली ओपन और मॉडर्न एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ पंजाब का रूरल और रूटेड एटमॉस्फेयर। दोनों लोकेशंस शेरा की कैरेक्टर के 2 अलग साइड्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हुए फील हो सकते हैं। फिल्म की एडिटिंग हार्दिक सिंह रिन ने की हुई है। एक्शन सीक्वेंस में रैपिड रिदम कट्स का यूज़ किया गया है जिससे फाइट का पेस फास्ट और एनर्जेटिक बना रहे। एक्शन सिनेमा में एडिटिंग का रोल सिर्फ सीन्स को शॉर्ट करना नहीं होता, सही मूवमेंट पर कट करना, इम्पैक्ट को होल्ड करना और पंचिस के या मूवमेंट को करेक्ट रिदम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलर ग्रेडिंग और डिजिटल इंटरमीडिएट का काम NYDI वाले ने हैंडल किया है। फिल्म के विजुअली और ग्रिटी और हाई कॉन्ट्रास्ट टोन देने पर फोकस किया गया है, जो एक्शन ड्रामा के ओवरऑल मूड के साथ मैच करता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन आलोक हलदार ने सुपरवाइज किया है, जबकि एक्शन और स्टंट डायरेक्शन मुकेश काम्बोज ने हैंडल किए। एक्शन डिज़ाइन में रियलिस्टिक रॉ मटेरियल, मार्शल आर्ट्स के एलिमेंट्स को पंजाब मास सिनेमा स्टाइल के लार्ज सेट पीसेस के साथ कंबाइन किया गया है। यानी फाइट्स को सिर्फ फ्लैशी बनाने के बजाय इसमें थोड़ा और सुपरवाइज किया गया है, जहाँ पे चीज़ों को उसमें फिजिकल इम्पैक्ट और रॉनेस मेंटेन करने की अप्रोच रखी गई है। साथ ही पंजाबी कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से वॉर लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स भी मेंटेन किए गए, जो ऑडियंस को थिएटर में मास अपील देने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर गौरव देव और कार्तिक देव ने कंपोज किया है। बैकग्राउंड स्कोर में हेवी पंजाबी परकसन लूप्स को मॉडर्न ऑर्केस्ट्रल अंडरटोन्स के साथ मिक्स किया गया है। इस कॉम्बिनेशन का पर्पस सिंपल है, जब स्क्रीन पर टेंशन बिल्ड हो रही है, चेस या कन्फ्रंटेशन हो रहा है या शेरा किसी मेजर एक्शन सिचुएशन में
एंटर कर रहा है तो बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स की इंटेंसिटी को और पुश करता है। साउंड डिज़ाइन और फाइनल ऑडियो मिक्सिंग मनोज एम गोस्वामी ने फायरफ्लाई ऑडियो बैनर के अंडर हैंडल की है। एक्शन फिल्म में साउंड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गन शॉट, पंचेस, व्हीकल मूवमेंट्स, फुट स्टेप्स और बैकग्राउंड एम्बिएंट अगर प्रॉपरली डिज़ाइन हो तो एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ जाता है। सेंसर सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में फिल्म को US 16+ की रेटिंग मिली है। इस रेटिंग का कनेक्शन फिल्म के स्टाइलिश एक्शन एलिमेंट और इंटेंस डायलॉग थीम से है। और फाइनली फिल्म की रनिंग टाइम 2 घंटे और 25 मिनट की है। मतलब सेरा एक प्रॉपरली फीचर लेंथ पंजाबी एक्शन ड्रामा है जिसमें एक्शन के साथ रिलेशनशिप, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी और इमोशनल ड्रामा को भी स्पेस दिया गया है। ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल पर देखा जाए तो सेरा एक ऐसी पंजाबी एक्शन फिल्म का रूप है जिसमें सामने आती है जहां फिल्म परमेश वर्मा की एक्शन ओरिएंटेड इमेज को एक NRI टू कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी लाइन के साथ कंबाइन किया गया है। फिल्म की कास्ट में सोनल चौहान और मानव विज जैसे फेमिलियर फेसेस है, योगराज सिंह जैसे वेटरन परफॉर्मर है के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और म्यूजिक एल्बम में परमेश वर्मा, MC स्क्वायर, विशाल मिश्रा, बी प्राक और ज्योति नूरान जैसे सिंगर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके साथ कनाडा और पंजाब के कॉन्ट्रास्टिंग लोकेशंस, रॉ एक्शन कोरियोग्राफी, हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअल और पंजाबी परकसन, हेवी बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के ओवरऑल प्रेजेंटेशन को एक डिस्टिंक्शन एक्शन ड्रामा इंटेंसिटी देने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके चलते चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करते हुए नजर आती है। अब फिल्म की स्टोरी की बात करें तो सेरा को एक प्रॉपर हाई ऑक्टेन पंजाबी रिवेंज एक्शन ड्रामा के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल मास एंटरटेनमेंट है जहां स्टोरी की शुरुआत काफ़ी पीसफुल और रोमांटिक एटमॉस्फेयर से होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वहीं पीसफुल वर्ल्ड एक ब्रूटल वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्म का नैरेटिव ब्रॉडली 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड हुआ होता है। पहला सेरा का होम कमिंग और उसकी नॉर्मल लाइफ का ड्रीम इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद फैमिली के डार्क सीक्रेट और याडी की मिस्टीरियस डेथ सामने आती है और फिर स्टोरी रिवेंज और सर्वाइवल की तरफ चली जाती है। सबसे पहले मिलते हैं सेरा से जिसका रोल परमेश वर्मा ने प्ले किया है। सेरा एक यंग, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग विल्ड पंजाबी लड़का है जो कनाडा में रह रहा है होता है। उसने फॉरेन लैंड में एक स्टेबल और लॉफुल लाइफ बना ली है, लेकिन कनाडा में भी सेटल होने के बावजूद उसका इमोशनल कनेक्शन अब भी मिट्टी से कभी ख़त्म नहीं होता। उसके लिए पंजाब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसकी ज़मीन है और उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज है। इस फीलिंग के साथ सेरा वापस अपने नेटिव विलेज आता है, लेकिन उसके माइंड में कोई बड़ा रिवेंज प्लान नहीं होता। इनफैक्ट स्टार्टिंग में उसकी सबसे सिंपल विश होती है कि वो अपनी फैमिली के पास परमानेंटली सेटल हो, अपनी एंसेंट्रल लैंड को संभाले और अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट साहिबा से शादी करे। साहिबा का रोल प्ले कर रही है सोनल चौहान। सेरा और साहिबा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप फिल्म के स्टार्टिंग पोर्शन को एक रोमांटिक और इमोशनल फील देता है। इस स्टेज पर ऑडियंस को लगता है कि शायद ये एक ऐसी स्टोरी होगी जहां कनाडा से वापस आया एक पंजाबी लड़का अपने रूट्स के पास लौटकर अपनी लव स्टोरी और फैमिली लाइफ को कंप्लीट करेगा। फैमिली रियूनियन का एटमॉस्फेयर है और विलेज का एनवायरनमेंट है, चाइल्डहुड मेमोरीज है और सेरा के पास फ्यूचर को लेकर एक क्लियर विजन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेरा के घर वापस आने के पीछे जो पास्ट है वो उतना सिंपल नहीं है जितना स्टार्टिंग में नज़र आता है। सेरा को पता चलता है कि उसके बड़े भाई यादी की डेथ हो चुकी है। यादी का रोल मानव विद ने प्ले किया है। यादी की डेथ को इनिशियली एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट किया गया होता है। विलेज लेवल पर भी इसी को सच माना जाता है और उसके बाद अथॉरिटीज़ के सामने भी मैटर को एक अनफॉर्चुनेट मिसहैप की तरह क्लोज कर दिया गया होता है। लेकिन सेरा को ये एक्सप्लेनेशन हजम नहीं होती। अपने भाई को जानने वाला सेरा उसकी डेथ के सरकमटेंसेस को क्लोजली देखना शुरू करता है। उसके अंदर एक सस्पिशन डेवलप होता है, यादी की डेथ शायद एक्सीडेंट नहीं थी और यहीं से फिल्म का टोन कम्प्लीटली चेंज होना स्टार्ट होता है। जो सेरा कुछ टाइम पहले अपनी ज़मीन संभालने और साहिबा से शादी करना ड्रीम देख रहा था, अब अपने भाई की मौत का सच जानने के मिशन पर निकल पड़ता है। सेरा किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का वेट नहीं करता, वो खुद पेशेंस पूछता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है और यादी के पास्ट के उन कनेक्शंस को समझने की कोशिश करता है जो पहले उसके सामने नहीं आए थे। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन एक डेंजरस डायरेक्शन में चली जाती है। सेरा को पता चलता है कि यादी की डेथ एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर थी और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि मर्डर के पीछे कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क और फैमिली से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट का कनेक्शन है। यहाँ से सेरा की स्टोरी एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर फैमिली पावर स्ट्रगल बन जाती है। फिल्म के वर्ल्ड में लोकल लैंड माफिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पुरानी फैमिली राइवलरी और पावर का गेम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पंजाबी के रूरल सेटअप में ज़मीन का इश्यू सिर्फ प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं होता, ज़मीन के साथ फैमिली की रेप्यूटेशन, पावर और इन्फ्लुएंस भी जुड़ा होता है। फिल्म इसी एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए सेरा के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक लार्जर
कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट करती है। सेरा जैसे जैसे सच के करीब जाता है उसके लिए सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर के एनिमीज तक लिमिटेड नहीं है। कुछ सीक्रेट्स उसके अपने घर के अंदर छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें सेरा अपना समझता था वही लोग उसके फैमिली के लिए अगेंस्ट चले जा रहे हैं और एक नया गेम खेल रहे हैं। और उन सभी चीज़ों में उसकी फैमिली के जो पुराने जो लोग थे वो उनके पुराने जेलसीज, फैमिली ईगोज, पर्सनल बिट्रायल और कुछ हिडन रिलेशनशिप सामने आने लगते हैं। सेरा के लिए ये सिर्फ याडी की मर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं रह जाता। अब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस पर ट्रस्ट करे और किस पर नहीं। फैमिली लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट उसके लिए चाइल्डहुड में इम्पोर्टेंट था वही धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगता है। और यहीं सेरा के कैरेक्टर में सबसे बड़ा चेंज आता है। स्टार्टिंग में जो आदमी पीसफुल लाइफ चाहता था वो अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसके पास दो चॉइसेस बची है। या तो वो सिस्टम और लॉ के भरोसे बैठकर अपने भाई के मर्डर का जस्टिस एक्सपेक्ट करे या खुद एक्शन ले। लेकिन फिल्म के वर्ल्ड में लॉ और पावर का इक्वेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज दिखाया जाता है। सेरा को फील होता है कि अगर वो सिर्फ लीगल रूट फॉलो करेगा तो शायद उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जिन्होंने यादी को मारा है। और इसी पॉइंट पर उसका पीसफुल ड्रीम कम्प्लीटली टूट जाता है। सेरा वेपन्स उठाता है लेकिन ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये उसका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। एक वक्त था जब वो कनाडा से पंजाब अपने घर बसाने आया था। अब वही सेरा अपने भाई के खून का हिसाब लेने के लिए एक डेंजरस अल्टर ईगो को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर का गुस्सा ग्रेजुअली उसकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करने लगता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रूथ डिस्कवर करना नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव है रिवेंज। और यहीं से फिल्म का एक्शन पोर्शन फुल स्पीड में एंटर करता है। सेरा अपने एनिमीज़ को एक एक करके टारगेट करना स्टार्ट करता है। स्टोरी में हेवी कन्फ्रंटेशंस आते हैं, स्ट्रीट लेवल वायलेंट होती है, फाइट्स होती है और क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने का प्रोसेस सेरा स्टार्ट करता है। सेरा ब्रूट फोर्स के साथ साथ टेक्टाइल अप्रोच भी यूज़ करता है। वो सिर्फ सामने जाकर फाइट नहीं करता बल्कि ओपोनेंट के नेटवर्क और उसके वीक पॉइंट्स को समझने की भी कोशिश करता है। जैसे जैसे कन्फ्रंटेशन बढ़ते हैं बॉडी काउंट भी इंक्रीज़ होते जाते हैं और इसका इफेक्ट सेरा की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। साहिबा के लिए सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट ये है कि जिस सेरा से वो प्यार करती थी वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जो लड़का घर बसाने के ड्रीम लेकर कनाडा से वापस पंजाब आया था अब उसकी लाइफ में वायलेंस, रिवेंज और ब्लड सेड डोमिनेट कर रहा है। साहिबा का सामने एक इमोशनल डिलेमा खड़ा हो जाता है। क्या वो उस आदमी के साथ खड़ी रहे जिसे वो बचपन से जानती है या फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन से डर कर उसे दूर हो जाए। सेरा के लिए भी ये रिलेशनशिप इजी नहीं रहता। उसके माइंड में एक तरफ साहिबा और फैमिली की सेफ्टी है और दूसरी तरफ यादी के मर्डर का रिवेंज। और प्रॉब्लम यह है कि रिवेंज का पाथ ऐसा होता है जहाँ हर स्टेप प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। एक बार वायलेंस स्टार्ट होने के बाद सेरा के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जाता है। फिल्म का एक्शन ग्रेजुअली एक फुल स्केल वॉर की तरफ मूव करता है। सेरा के ओपोनेंट्स उसे रोकने के लिए और एग्रेसिव हो जाते हैं। सेरा भी बैक डाउन करने के मूड में नहीं होता। अब ये सिर्फ एक आदमी और कुछ क्रिमिनल्स के बीच की फाइट नहीं रहती, ये फैमिली पावर, ओल्ड राइवलरीज और रिवेंज का कंप्लीट कोलिजन बन जाती है। और फाइनली कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। फाइनल शोडाउन उसी एंसेंट्रल विलेज के एनवायरनमेंट में होता है जहां से सेरा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। यह डिटेल स्टोरी को एक सर्कुलर फील देती है। फिल्म की शुरुआत में सेरा इसी विलेज में एक पीसफुल फ्यूचर के ड्रीम के साथ आया था और अब इसी जगह पर वो अपने पास्ट के सबसे डेंजरस एनिमीज़ के सामने खड़ा है। सेरा का सामना उन मेन कॉन्स्पिरेटर्स से होता है जिन्होंने यादी की डेथ को प्लान किया था। सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती, वो आउटनंबर्ड है, ओपोनेंट्स हेवी प्रिपेयर्ड है और कन्फ्रंटेशन एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाता है। लेकिन सेरा अब वो पर्सन नहीं रहा जो फिल्म की बिगनिंग में था। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, एग्रेशन और प्योर एड्रेनालाइन के साथ फाइनल बैटल फाइट करता है। क्लाइमेक्स में सेरा अपने भाई के मर्डर का फाइनल रिवेंज कंप्लीट करता है और उन करप्ट फोर्सेस को एलिमिनेट कर देता है जो उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व थे। और उसके बाद में लेकिन विक्ट्री के बाद भी सेरा की स्टोरी एक कम्प्लीटली हैप्पी एंडिंग नहीं देती। सेरा खड़ा तो विक्टोरियस होता है लेकिन वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वही इंसान नहीं होता जो कनाडा से पंजाब वापस आया था। उसे अपने भाई के लिए जस्टिस अचीव कर लिया है लेकिन उस जस्टिस की प्राइस बहुत हाई थी। उसकी इनोसेंस चली गई है, उसका पीसफुल लाइफ का ड्रीम टूट गया है और रिवेंज ने उसकी पर्सनालिटी को परमानेंटली चेंज कर दिया। यही सेरा की स्टोरी का इमोशनल कोर है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि रिवेंज लेने के बाद एनिमी तो ख़त्म हो जाता है और वो ख़त्म हो भी सकता है लेकिन रिवेंज लेने वाला इंसान भी पहले जैसा नहीं रह जाता। अब अगर फिल्म की रिलीज़ जर्नी की बात करें तो सेरा फिल्म को 15 मई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था।
इंडिया में फिल्म को यूएस 16+ सर्टिफिकेशन मिला था, जो फिल्म के इंटेंस एक्शंस, वायलेंस और स्ट्रॉन्ग डायलॉग थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज के थ्रू हैंडल की गई थी। फिल्म को नॉर्थ इंडिया के मेजर डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ओवरसीज पंजाबी डिस्पोरा मार्केट में भी रिलीज़ किया गया था, इंक्लूडिंग कनाडा, यूएसए और न्यूजीलैंड। ये ओवरसीज रिलीज सेरा के कैरेक्टर के बैकग्राउंड को देखते हुए भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट खुद कनाडा बेस्ड पंजाबी एनआरआई के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। सेरा ने ओपनिंग पर एक डिसेंट स्टार्ट लिया था। फिल्म को एक एक्शन हेवी मार्केटिंग कैंपेन का बेनिफिट मिला और पहले वीकेंड में ऑडियंस का इंटरेस्ट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा। फर्स्ट डे यानी फ्राइडे को फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली 1,62,00,000 का कलेक्शन किया। सैटरडे को ये कलेक्शन थोड़ा इम्प्रूव हुआ और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे 1,90,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं पे संडे को इस फिल्म ने 1,78,00,000 का कलेक्शन किया। तो इसी तरह इस फिल्म ने अपने 3 दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली करीबन 5,30,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। वीकेंड के बाद नेचुरली वीकडेज में कलेक्शंस में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिल्म ने अपने थिएट्रिकल रन कंटिन्यू रखी। मंडे को कलेक्शन अराउंड 70 लाख की रही। ट्यूसडे को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख का कलेक्शन किया। वेडनेसडे आते आते फिल्म का कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हुआ और फिल्म का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन करीबन 50 लाख के आसपास का रहा था और थर्सडे को फिल्म ने अराउंड 34 लाख का कलेक्शन ऐड किया। इसी के साथ इस फिल्म ने अपना पहला वीक कंप्लीट किया। इसी के साथ फिल्म का फर्स्ट वीक का टोटल अप्रॉक्सीमेटली कलेक्शन था वो 6,50,00,000 का पहुंच गया था। ये वर्ल्ड वाइड लेवल का क्रॉस कलेक्शन था। सेकंड वीक में कलेक्शन का पेस है ऑब्वियसली स्लो हुआ, लेकिन फिल्म ने रीजनल स्क्रीन्स और ओवरसीज पंजाबी ऑडियंस के सपोर्ट से अपनी रन कंटिन्यू रखी। डे 9 तक फिल्म का कम्युलेटिव कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 7,15,00,000 का पहुंच गया था। डे 13 तक ये फिगर था 8,09,00,000 के आसपास पहुंच गया था और 16वें दिन तक सेरा ने टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो थिएट्रिकल रन है, वो करीबन 8,47,00,000 का रिपोर्ट किया था। और फाइनल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8.5 से 9 करोड़ के रेंज में एस्टिमेटेड इतना कुछ कलेक्शन निकल के आया हुआ है, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने जो अपना थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वहाँ से निकाला हुआ था। अगर इस फिगर को फिल्म के रिपोर्टेड बजट के हिसाब से साथ कंपेयर किया जाए तो सेरा फिल्म का जो बजट था, एस्टिमेटेड बजट, वो करीबन 7 करोड़ का बताया गया था। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से फिल्म ने अपनी थिएट्रिकल रन के थ्रू बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवर करने में सक्सेस अचीव की और उसके बाद फिल्म का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेज आया, वो था डिजिटल रिलीज़। और अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सेरा की थिएट्रिकल जर्नी के बाद OTT पर भी आ चुकी है। फिल्म का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था केबल वन, जिन्होंने सेरा फिल्म को डिजिटली प्रीमियर करवाया 20 अगस्त 2021 को। यानी अब जो ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो OTT पर पंजाबी एक्शन ड्रामा को देख सकती है। इसका मतलब ये भी है कि फिल्म का जर्नी अब सिर्फ थिएट्रिकल ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है। अब पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस के साथ साथ वो व्यूअर्स भी फिल्म तक इजीली पहुंच सकते हैं, जो OTT के थ्रू रीजनल सिनेमा एक्सप्लोर करने पर पसंद करते हैं। और सेरा का ओवरऑल सेटअप देखें तो फिल्म बेसिकली एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट होती है। एक आदमी अपने घर वापस आता है, अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहता है और अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन उसी घर में उसे अपने भाई की मौत का सच मिलता है। वो सच उसके फैमिली के पुराने सीक्रेट्स खोलता है। सीक्रेट उसे रिवेंज की तरफ ले जाते हैं और रिवेंज उसकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। इसीलिए सेरा को सिर्फ एक एक्शन फिल्म कह देना थोड़ा इनकम्प्लीट होगा। इसमें एक्शन के साथ फैमिली पॉलिटिक्स, बिट्रायल, लव, ग्रीफ, रिवेंज और एक पीसफुल लाइफ की डिस्ट्रॉय होने का इमोशनल एंगल भी ऐड है। फिल्म का सेंट्रल क्वेश्चन बेसिकली ये बन जाता है कि जब किसी इंसान से उसका अपना कोई छीन लिया जाता है और सिस्टम उससे जस्टिस ना दे तो वो कितने दूर तक जा सकता है। सेरा उस सवाल का जवाब अपने तरीके से देता है और उस जवाब की सबसे बड़ी प्राइस भी वही खुद पे करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म के थ्रू आपको नोटिस करने को मिलेगी। अगर आपको ये फिल्म देखने का बहुत अंदर से उत्सुकता है, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो, तो फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल हो गई है, जहाँ पे केबल वन OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पंजाबी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो इस तरह से सेरा जो पंजाबी फिल्म है उसको आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। सेरा जो पंजाबी लैंग्वेज फिल्म है, जहाँ पे इसे वॉर ऑफ सेरा नाम के साथ भी रिलीज़ किया गया है, तो ये 2 टाइटल कह सकते हो। प्रमोट वॉर ऑफ सेरा के नाम से किया गया है और वैसे फिल्म का टाइटल सेरा ही है। ये एक 2026 की पंजाबी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है।
फिल्म को सेवियर संधू ने खुद लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है, यानी स्टोरी और उसका स्क्रीन प्ले पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है उसमें ओवरऑल तरीके से क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवियर संधू के पास थी। फिल्म को जेबीसीओ फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है और इसके मेन प्रोड्यूसर अनमोल साहनी है। डायलॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु सिंधु ने संभाली हुई है, जबकि जिम्मी रामपाल ने एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर प्रोडक्शन के डे टू डे डायरेक्शन वर्कफ्लो को हैंडल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। थिएट्रिकल रिलीज की बात करें तो फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक प्रमोद ठाकुर और द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज़ ने मैनेज की थी। इससे ये भी समझ आ जाता है कि मेकर्स का फोकस सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड ऑडियंस पर नहीं था, बल्कि फिल्म को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने की प्लानिंग भी की गई थी। अब कास्ट की तरफ थोड़ी नज़र डालें तो सेरा की कास्टिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिल्म में पंजाबी म्यूज़िक और सिनेमा के पॉपुलर फेसेस के साथ वेटरन एक्टर्स का भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और एक नॉन बॉलीवुड एक्ट्रेस का कॉम्बिनेशन भी इसमें आपको ऐड करके देखने को मिलेगा। फिल्म में परमिश वर्मा ने टाइटल कैरेक्टर सेरा का रोल प्ले किया है। सेरा कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट है। परमिश को पंजाबी सिनेमा में पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और अल्फा टाइप स्क्रीन इमेज के लिए जाना जाता है और फिल्म में भी उनकी पर्सनालिटी को इसी जोन में यूज़ किया गया है। लेकिन सेरा सिर्फ एक टिपिकल एक्शन हीरो नहीं है। कैरेक्टर के बेसिस सेटअप से ये है कि वो कनाडा में रहने वाला एक एनआरआई है जो इवेंचुअली अपने घर और अपनी मिट्टी की तरफ वापस आता है, लेकिन वापस आने के बाद सर्कमटेंसेस ऐसे बनते हैं कि जिस आदमी ने शायद नॉर्मल लाइफ जीने के प्लान बनाया था उसे दोबारा वायलेंस और वेपन्स का सहारा लेना पड़ता है। यानी कैरेक्टर का ट्रांजिशन भी फिल्म के एक्शन सेटअप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक तरफ उसकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है और दूसरी तरफ फैमिली और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स है जो धीरे धीरे उसे एक डेंजरस सिचुएशन के बीच लाकर खड़ा कर देता है। सेरा को अपोजिट किया उसकी इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करने वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो है साहिबा का, जिसे सोनल चौहान ने प्ले किया है। सोनल चौहान बॉलीवुड में जन्नत जैसी फिल्में के लिए जानी जाती है और सेरा उनके पंजाबी सिनेमा अपीयरेंस में एक नोटिसेबल एडिशन है। साहिबा और सेरा के रिलेशनशिप फिल्म में एक इमोशनल ट्रैक को सपोर्ट करता है, इसलिए मूवी सिर्फ गन्स, फाइट्स और रिवेंज तक लिमिटेड नहीं रहती। सेरा की पर्सनल लाइफ और उसके रिलेशनशिप्स भी स्टोरी को लार्जर कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। फिल्म में मानव विज भी एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आते हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर पार्ट है और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरली एक सीरियस और पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। मानव विज पहले भी ग्रे शेडेड और इंटेंस कैरेक्टर्स के लिए भी अपनी एक्टिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं, इसीलिए सेरा में उनकी कास्टिंग एक्शन ड्रामा के लिए काफ़ी सूटेबल लगती है। योगराज सिंह का रोल भी फिल्म के सेटअप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटरन एक्टर और फॉर्मर क्रिकेटर योगराज सिंह फिल्म में एक हैवी वेट पेट्रैक फिगर के रूप में नजर आते हैं। उनकी प्रेजेंस कहानी के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक मल्टी जनरेशनल फील देती है। मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच का इश्यू नहीं लगता, बल्कि पुरानी फैमिली टेंशन्स, पावर, ईगो और लोकल इन्फ्लुएंस जैसे एलिमेंट्स भी स्टोरी के एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। योगराज सिंह जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर का यूज़ इसी फैमिली डायनेमिक को वेट देने के लिए भी किया गया है। हसनीन चौहान सपोर्टिंग कास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर फैमिली डायनेमिक्स में इमोशनल और ड्रामेटिक वेट ऐड करता है। इसी तरह दक्ष अजीत सिंह भी स्टोरी के लोकल पॉलिटिकल या क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड एक इंस्ट्रूमेंटल रोल में नजर आते हैं, जिससे सेरा का कैरेक्टर ग्रेजुअली एक लार्जर कॉन्फ्रंटेशन में फंसाने लगता है। महावीर बुल्ला भी एक विलेज इकोसिस्टम के पार्ट है, एक एल्डरली सपोर्टिंग रोल में अपीयर होते हैं। इन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से फिल्म का वर्ल्ड सिर्फ प्रोटोगोनिस्ट और विलन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, बल्कि एक प्रॉपर लोकल इकोसिस्टम क्रिएट होता है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक की, क्योंकि सेरा का साउंड ट्रैक भी प्रोजेक्ट का एक मेजर कमर्शियल एलिमेंट रहा है। फिल्म का म्यूज़िक स्पीड रिकॉर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ओवरऑल स्कोर और ऑडियो इंजीनियरिंग में गौरव देव, कार्तिक देव और मनोज एम गोस्वामी का कंट्रीब्यूशन रहा है। साउंड ट्रैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पंजाबी पॉप, हिप हॉप, बॉलीवुड स्टाइल मेलोडी और सूफी एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स किया गया है, इसीलिए एल्बम सिर्फ एक पर्टिकुलर मोड पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले आता है टाइटल ट्रैक वॉर ऑफ सेरा। इस ट्रैक को परमिश वर्मा ने MC स्क्वायर के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक निखिल स्वप्निल का है, जबकि लिरिक्स लड्डी चाहल ने लिखे हुए हैं। ट्रैक का ओवरऑल स्टाइल हाई एनर्जी हिप हॉप और रैप एंथम वाला है। ये बेसिकली सेरा के एक्शन पर्सोना को इस्टेब्लिश करने वाला ट्रैक है। इसमें एग्रेसिव एनर्जी, रैप एलिमेंट्स और हेवी बीट्स का यूज़ किया गया है, जो एक्शन सीक्वेंसेस और प्रमोशनल मटेरियल्स के मूड के साथ नेचुरली फिट होता है। इसके बाद आता है हाँ तू है।
इस गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है और कंपोजिशन और लिरिक्स का क्रेडिट धनश्री देव को दिया गया है। ये एक सॉफ्ट रोमांटिक बallad है जो शेरा और साहिबा के रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। फिल्म के एक्शन हेवी एटमॉस्फेयर के बीच ऐसा रोमांटिक ट्रैक स्टोरी को थोड़ा इमोशनल ब्रीदिंग स्पेस देता है। शेरा की लाइफ का जो पर्सनल और सॉफ्टर साइड है उसको एस्टेब्लिश करने में ये सॉन्ग हेल्प करता है। फिर आता है इमोशनल साइड का एक मेजर ट्रैक, काश तू मेरा ना हुंदा। इस सॉन्ग को बी प्राक ने ज्योति नूरान के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है। ये सॉन्ग सूफी पॉप और मेलेनकोलिक साउंड का कॉम्बिनेशन है और फिल्म के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन और बिट्रायल जैसे थीम्स को प्रेजेंट करता है। इस ट्रैक की एक मेल सोलो वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें बी प्राक को सोलो वोकल्स में सुना जा सकता है। ओवरऑल ये गाना फिल्म के सेकंड हाफ के इमोशनल मूड के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सामने आते हैं। फिल्म की पब्लिक रिलेशंस और मीडिया कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडीएन एंटरटेनमेंट और सिमरप्रीत कौर की टीम ने हैंडल की थी। यानी मूवी के प्रोडक्शन से लेकर म्यूज़िक और पब्लिसिटी तक अलग अलग डिपार्टमेंट में डेडिकेटेड टीम इन्वॉल्व थी। अब आते हैं फिल्म की शूटिंग से जुड़े एक इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट पर। शेरा की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पंजाब के अलावा कनाडा और हरियाणा के डिफरेंट लोकेशंस पर की गई थी। फिल्म का सेटअप ही ऐसा है जहाँ कैनेडियन एनआरआई बैकग्राउंड और रूरल पंजाब का कॉन्ट्रास्ट स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। इसलिए लोकेशंस का ये कॉम्बिनेशन सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन सितंबर 2025 के अराउंड फिल्म की शूटिंग अंबाला कंटोनमेंट की वजह से लोकल मीडिया अटेंशन में आई हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टीम ने अंबाला कैंटोनमेंट के मॉल रोड एरिया में एक हाई सिक्योरिटी रेजिडेंशियल बंगलो के अंदर लगभग 4 दिन तक शूटिंग की थी। प्रॉब्लम ये थी कि रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स रिपोर्टेडली फॉर्मली नहीं लिए गए थे। इसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने एक्शन लिया और रिपोर्टेडली 10,000 पर डे का स्ट्रक्चर पेनल्टी इम्पोज किया। 4 दिन की शूटिंग के हिसाब से टोटल फाइन 40,000 तक पहुंच गया था। ये इंसिडेंट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान लोकेशन, परमिशन और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करना प्रोडक्शन टीम के लिए एक सीरियस इश्यू बन सकता है। इस फिल्म सेट पर कैमरा, लाइट्स और पूरी क्रू मूवमेंट्स होती है, इसलिए मिलिट्री या हाई सिक्योरिटी जोन्स में परमिशन की प्रोसेस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब अगर टेक्निकल साइड की बात करें तो शेरा को विजुअली एक क्रिटी और एक्शन फोकस्ड प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी डीओपी अनिक आर वर्मा थे। सिनेमेटोग्राफी में कामकाज किया हुआ है, जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ है, जो क्लोजअप, क्वार्टर, कॉम्बैट और एक्शन फ्रेम्स को ज़्यादा इमीडिएट फील देने के लिए किया गया है, वो सभी चीज़ें हैंडल की हुई है। वहीं पे वो सभी चीज़ें अनिक आर वर्मा ने खुद हैंडल किए हुए हैं। इस टाइप के शॉट्स में कैमरा मूवमेंट्स इंटेंशनली थोड़ा रो रखे जा सकते हैं, इससे ऑडियंस को फाइट के बीच होने का फील मिलता है। इसके अपोजिट फिल्म के वाइडर लैंडस्केप के लिए ड्रोन शॉट्स का यूज़ किया गया है, स्पेशली कनाडा के ओपन लैंडस्केप और रूरल पंजाब के एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म के विजुअल डिज़ाइन को और इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक तरफ कनाडा का कंपेरेटिवली ओपन और मॉडर्न एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ पंजाब का रूरल और रूटेड एटमॉस्फेयर। दोनों लोकेशंस शेरा की कैरेक्टर के 2 अलग साइड्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हुए फील हो सकते हैं। फिल्म की एडिटिंग हार्दिक सिंह रिन ने की हुई है। एक्शन सीक्वेंस में रैपिड रिदम कट्स का यूज़ किया गया है जिससे फाइट का पेस फास्ट और एनर्जेटिक बना रहे। एक्शन सिनेमा में एडिटिंग का रोल सिर्फ सीन्स को शॉर्ट करना नहीं होता, सही मूवमेंट पर कट करना, इम्पैक्ट को होल्ड करना और पंचिस के या मूवमेंट को करेक्ट रिदम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलर ग्रेडिंग और डिजिटल इंटरमीडिएट का काम NYDI वाले ने हैंडल किया है। फिल्म के विजुअली और ग्रिटी और हाई कॉन्ट्रास्ट टोन देने पर फोकस किया गया है, जो एक्शन ड्रामा के ओवरऑल मूड के साथ मैच करता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन आलोक हलदार ने सुपरवाइज किया है, जबकि एक्शन और स्टंट डायरेक्शन मुकेश काम्बोज ने हैंडल किए। एक्शन डिज़ाइन में रियलिस्टिक रॉ मटेरियल, मार्शल आर्ट्स के एलिमेंट्स को पंजाब मास सिनेमा स्टाइल के लार्ज सेट पीसेस के साथ कंबाइन किया गया है। यानी फाइट्स को सिर्फ फ्लैशी बनाने के बजाय इसमें थोड़ा और सुपरवाइज किया गया है, जहाँ पे चीज़ों को उसमें फिजिकल इम्पैक्ट और रॉनेस मेंटेन करने की अप्रोच रखी गई है। साथ ही पंजाबी कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से वॉर, लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स भी मेंटेन किए गए, जो ऑडियंस को थिएटर में मास अपील देने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर गौरव देव और कार्तिक देव ने कंपोज किया है। बैकग्राउंड स्कोर में हेवी पंजाबी परकसन लूप्स को मॉडर्न ऑर्केस्ट्रल अंडरटोन्स के साथ मिक्स किया गया है। इस कॉम्बिनेशन का पर्पस सिंपल है, जब स्क्रीन पर टेंशन बिल्ड हो रही है, चेस या कन्फ्रंटेशन हो रहा है या शेरा किसी मेजर एक्शन सिचुएशन में
एंटर कर रहा है तो बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स की इंटेंसिटी को और पुश करता है। साउंड डिज़ाइन और फाइनल ऑडियो मिक्सिंग मनोज एम गोस्वामी ने फायरफ्लाई ऑडियो बैनर के अंडर हैंडल की है। एक्शन फिल्म में साउंड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गन शॉट, पंचेस, व्हीकल मूवमेंट्स, फुट स्टेप्स और बैकग्राउंड एम्बिएंट अगर प्रॉपरली डिज़ाइन हो तो एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ जाता है। सेंसर सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में फिल्म को US 16+ की रेटिंग मिली है। इस रेटिंग का कनेक्शन फिल्म के स्टाइलिश एक्शन एलिमेंट और इंटेंस डायलॉग थीम से है। और फाइनली फिल्म की रनिंग टाइम 2 घंटे और 25 मिनट की है। मतलब सेरा एक प्रॉपरली फीचर लेंथ पंजाबी एक्शन ड्रामा है जिसमें एक्शन के साथ रिलेशनशिप, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी और इमोशनल ड्रामा को भी स्पेस दिया गया है। ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल पर देखा जाए तो सेरा एक ऐसी पंजाबी एक्शन फिल्म का रूप है जिसमें सामने आती है जहां फिल्म परमेश वर्मा की एक्शन ओरिएंटेड इमेज को एक NRI टू कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी लाइन के साथ कंबाइन किया गया है। फिल्म की कास्ट में सोनल चौहान और मानव विज जैसे फेमिलियर फेसेस है, योगराज सिंह जैसे वेटरन परफॉर्मर है के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और म्यूजिक एल्बम में परमेश वर्मा, MC², विशाल मिश्रा, बी प्राक और ज्योति नूरान जैसे सिंगर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके साथ कनाडा और पंजाब के कॉन्ट्रास्टिंग लोकेशंस, रॉ एक्शन कोरियोग्राफी, हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअल और पंजाबी परकशन, हेवी बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के ओवरऑल प्रेजेंटेशन को एक डिस्टिंक्शन एक्शन ड्रामा इंटेंसिटी देने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके चलते चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करते हुए नजर आती है। अब फिल्म की स्टोरी की बात करें तो सेरा को एक प्रॉपर हाई ऑक्टेन पंजाबी रिवेंज एक्शन ड्रामा के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल मास एंटरटेनमेंट है जहां स्टोरी की शुरुआत काफ़ी पीसफुल और रोमांटिक एटमॉस्फेयर से होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वहीं पीसफुल वर्ल्ड एक ब्रूटल वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्म का नैरेटिव ब्रॉडली 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड हुआ होता है। पहला सेरा का होम कमिंग और उसकी नॉर्मल लाइफ का ड्रीम इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद फैमिली के डार्क सीक्रेट और याडी की मिस्टीरियस डेथ सामने आती है और फिर स्टोरी रिवेंज और सर्वाइवल की तरफ चली जाती है। सबसे पहले मिलते हैं सेरा से जिसका रोल परमेश वर्मा ने प्ले किया है। सेरा एक यंग, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग विल्ड पंजाबी लड़का है जो कनाडा में रह रहा है होता है। उसने फॉरेन लैंड में एक स्टेबल और लॉफुल लाइफ बना ली है, लेकिन कनाडा में भी सेटल होने के बावजूद उसका इमोशनल कनेक्शन अब भी मिट्टी से कभी ख़त्म नहीं होता। उसके लिए पंजाब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसकी ज़मीन है और उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है। इस फीलिंग के साथ सेरा वापस अपने नेटिव विलेज आता है, लेकिन उसके माइंड में कोई बड़ा रिवेंज प्लान नहीं होता। इनफैक्ट स्टार्टिंग में उसकी सबसे सिंपल विश होती है कि वो अपनी फैमिली के पास परमानेंटली सेटल हो, अपनी एंसेंट्रल लैंड को संभाले और अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट साहिबा से शादी करे। साहिबा का रोल प्ले कर रही है सोनल चौहान। सेरा और साहिबा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप फिल्म के स्टार्टिंग पोर्शन को एक रोमांटिक और इमोशनल फील देता है। इस स्टेज पर ऑडियंस को लगता है कि शायद ये एक ऐसी स्टोरी होगी जहां कनाडा से वापस आया एक पंजाबी लड़का अपने रूट्स के पास लौटकर अपनी लव स्टोरी और फैमिली लाइफ को कंप्लीट करेगा। फैमिली रियूनियन का एटमॉस्फेयर है और विलेज का एनवायरनमेंट है, चाइल्डहुड मेमोरीज है और सेरा के पास फ्यूचर को लेकर एक क्लियर विजन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेरा के घर वापस आने के पीछे जो पास्ट है वो उतना सिंपल नहीं है जितना स्टार्टिंग में नज़र आता है। सेरा को पता चलता है कि उसके बड़े भाई यादी की डेथ हो चुकी है। यादी का रोल मानव विद ने प्ले किया है। यादी की डेथ को इनिशियली एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट किया गया होता है। विलेज लेवल पर भी इसी को सच माना जाता है और उसके बाद अथॉरिटीज़ के सामने भी मैटर को एक अनफॉर्चुनेट मिसहैप की तरह क्लोज कर दिया गया होता है। लेकिन सेरा को ये एक्सप्लेनेशन हजम नहीं होती। अपने भाई को जानने वाला सेरा उसकी डेथ के सरकमटेंसेस को क्लोजली देखना शुरू करता है। उसके अंदर एक सस्पिशन डेवलप होता है, यादी की डेथ शायद एक्सीडेंट नहीं थी और यहीं से फिल्म का टोन कम्प्लीटली चेंज होना स्टार्ट होता है। जो सेरा कुछ टाइम पहले अपनी ज़मीन संभालने और साहिबा से शादी करना ड्रीम देख रहा था, अब अपने भाई की मौत का सच जानने के मिशन पर निकल पड़ता है। सेरा किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का वेट नहीं करता, वो खुद पेशेंस पूछता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है और यादी के पास्ट के उन कनेक्शंस को समझने की कोशिश करता है जो पहले उसके सामने नहीं आए थे। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशंस एक डेंजरस डायरेक्शन में चली जाती है। सेरा को पता चलता है कि यादी की डेथ एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर थी और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि मर्डर के पीछे कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क और फैमिली से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट का कनेक्शन है। यहाँ से सेरा की स्टोरी एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर फैमिली पावर स्ट्रगल बन जाती है। फिल्म के वर्ल्ड में लोकल लैंड माफिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पुरानी फैमिली राइवलरी और पावर का गेम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पंजाबी के रूरल सेटअप में ज़मीन का इश्यू सिर्फ प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं होता, ज़मीन के साथ फैमिली की रेप्यूटेशन, पावर और इन्फ्लुएंस भी जुड़ा होता है। फिल्म इसी एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए सेरा के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक लार्जर
कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट करती है। सेरा जैसे जैसे सच के करीब जाता है उसके लिए सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर के एनिमीज तक लिमिटेड नहीं है। कुछ सीक्रेट्स उसके अपने घर के अंदर छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें सेरा अपना समझता था वही लोग उसके फैमिली के लिए अगेंस्ट चले जा रहे हैं और एक नया गेम खेल रहे हैं। और उन सभी चीज़ों में उसकी फैमिली के जो जो लोग थे वो उनकी पुरानी जेलसीज, फैमिली ईगोज, पर्सनल बिट्रायल और कुछ हिडन रिलेशनशिप सामने आने लगते हैं। सेरा के लिए ये सिर्फ याडी की मर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं रह जाता। अब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस पर ट्रस्ट करे और किस पर नहीं। फैमिली लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट उसके लिए चाइल्डहुड में इम्पोर्टेंट था वही धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगता है। और यहीं सेरा के कैरेक्टर में सबसे बड़ा चेंज आता है। स्टार्टिंग में जो आदमी पीसफुल लाइफ चाहता था वो अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसके पास दो चॉइसेस बची है। या तो वो सिस्टम और लॉ के भरोसे बैठकर अपने भाई के मर्डर का जस्टिस एक्सपेक्ट करे या खुद एक्शन ले। लेकिन फिल्म के वर्ल्ड में लॉ और पावर का इक्वेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज दिखाया जाता है। सेरा को फील होता है कि अगर वो सिर्फ लीगल रूट फॉलो करेगा तो शायद उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जिन्होंने यादी को मारा है। और इसी पॉइंट पर उसका पीसफुल ड्रीम कम्प्लीटली टूट जाता है। सेरा वेपन्स उठाता है लेकिन ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये उसका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। एक वक्त था जब वो कनाडा से पंजाब अपने घर बसाने आया था। अब वही सेरा अपने भाई के खून का हिसाब लेने के लिए एक डेंजरस अल्टर ईगो को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर का गुस्सा ग्रेजुअली उसकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करने लगता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रूथ डिस्कवर करना नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव है रिवेंज। और यहीं से फिल्म का एक्शन पोर्शन फुल स्पीड में एंटर करता है। सेरा अपने एनिमीज़ को एक एक करके टारगेट करना स्टार्ट करता है। स्टोरी में हेवी कन्फ्रंटेशंस आते हैं, स्ट्रीट लेवल वायलेंट होती है, फाइट्स होती है और क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने का प्रोसेस सेरा स्टार्ट करता है। सेरा ब्रूट फोर्स के साथ साथ टेक्टाइल अप्रोच भी यूज़ करता है। वो सिर्फ सामने जाकर फाइट नहीं करता बल्कि ओपोनेंट के नेटवर्क और उसके वीक पॉइंट्स को समझने की भी कोशिश करता है। जैसे जैसे कन्फ्रंटेशन बढ़ते हैं बॉडी काउंट भी इंक्रीज होते जाते हैं और इसका इफेक्ट सेरा की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। साहिबा के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जिस सेरा से वो प्यार करती थी वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जो लड़का घर बसाने के ड्रीम लेकर कनाडा से वापस पंजाब आया था अब उसकी लाइफ में वायलेंस, रिवेंज और ब्लड सेड डोमिनेट कर रहा है। साहिबा का सामने एक इमोशनल डिलेमा खड़ा हो जाता है। क्या वो उस आदमी के साथ खड़ी रहे जिसे वो बचपन से जानती है या फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन से डर कर उसे दूर हो जाए। सेरा के लिए भी ये रिलेशनशिप इजी नहीं रहता। उसके माइंड में एक तरफ साहिबा और फैमिली की सेफ्टी है और दूसरी तरफ यादी के मर्डर का रिवेंज। और प्रॉब्लम यह है कि रिवेंज का पाथ ऐसा होता है जहाँ हर स्टेप प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। एक बार वायलेंस स्टार्ट होने के बाद सेरा के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जाता है। फिल्म का एक्शन ग्रेजुअली एक फुल स्केल वॉर की तरफ मूव करता है। सेरा के ओपोनेंट्स उसे रोकने के लिए और एग्रेसिव हो जाते हैं। सेरा भी बैक डाउन करने के मूड में नहीं होता। अब ये सिर्फ एक आदमी और कुछ क्रिमिनल्स के बीच की फाइट नहीं रहती, ये फैमिली पावर, ओल्ड राइवलरीज और रिवेंज का कंप्लीट कोलिजन बन जाती है। और फाइनली कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। फाइनल शोडाउन उसी एंसेंट्रल विलेज के एनवायरनमेंट में होता है जहां से सेरा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। यह डिटेल स्टोरी को एक सर्कुलर फील देती है। फिल्म की शुरुआत में सेरा इसी विलेज में एक पीसफुल फ्यूचर के ड्रीम के साथ आया था और अब इसी जगह पर वो अपने पास्ट के सबसे डेंजरस एनिमीज़ के सामने खड़ा है। सेरा का सामना उन मेन कॉन्स्पिरेटर्स से होता है जिन्होंने यादी की डेथ को प्लान किया था। सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती, वो आउटनंबर्ड है, ओपोनेंट्स हेवी प्रिपेयर्ड है और कन्फ्रंटेशन एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाता है। लेकिन सेरा अब वो पर्सन नहीं रहा जो फिल्म की बिगनिंग में था। वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, एग्रेशन और प्योर एड्रेनालाइन के साथ फाइनल बैटल फाइट करता है। क्लाइमेक्स में सेरा अपने भाई के मर्डर का फाइनल रिवेंज कंप्लीट करता है और उन करप्ट फोर्सेस को एलिमिनेट कर देता है जो उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व थे। और उसके बाद में लेकिन विक्ट्री के बाद भी सेरा की स्टोरी एक कम्प्लीटली हैप्पी एंडिंग नहीं देती। सेरा खड़ा तो विक्टोरियस होता है लेकिन वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वही इंसान नहीं होता जो कनाडा से पंजाब वापस आया था। उसे अपने भाई के लिए जस्टिस अचीव कर लिया है लेकिन उस जस्टिस की प्राइस बहुत हाई थी। उसकी इनोसेंस चली गई है, उसका पीसफुल लाइफ का ड्रीम टूट गया है और रिवेंज ने उसकी पर्सनालिटी को परमानेंटली चेंज कर दिया। यही सेरा की स्टोरी का इमोशनल कोर है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि रिवेंज लेने के बाद एनिमी तो ख़त्म हो जाता है और वो ख़त्म हो भी सकता है लेकिन रिवेंज लेने वाला इंसान भी पहले जैसा नहीं रह जाता। अब अगर फिल्म की रिलीज़ जर्नी की बात करें तो सेरा फिल्म को 15 मई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था।
इंडिया में फिल्म को यूएस 16+ सर्टिफिकेशन मिला था, जो फिल्म के इंटेंस एक्शंस, वायलेंस और स्ट्रॉन्ग डायलॉग थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज़ के थ्रू हैंडल की गई थी। फिल्म को नॉर्थ इंडिया के मेजर डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ओवरसीज पंजाबी डिस्पोरा मार्केट में भी रिलीज़ किया गया था, इंक्लूडिंग कनाडा, यूएसए और न्यूजीलैंड। ये ओवरसीज रिलीज सेरा के कैरेक्टर के बैकग्राउंड को देखते हुए भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट खुद कनाडा बेस्ड पंजाबी एनआरआई के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। सेरा ने ओपनिंग पर एक डिसेंट स्टार्ट लिया था। फिल्म को एक एक्शन हेवी मार्केटिंग कैंपेन का बेनिफिट मिला और पहले वीकेंड में ऑडियंस का इंटरेस्ट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा। फर्स्ट डे यानी फ्राइडे को फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली 1,62,00,000 का कलेक्शन किया। सैटरडे को ये कलेक्शन थोड़ा इम्प्रूव हुआ और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे 1,90,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं पे संडे को इस फिल्म ने 1,78,00,000 का कलेक्शन किया। तो इसी तरह इस फिल्म ने अपने 3 दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली करीबन 5,30,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। वीकेंड के बाद नेचुरली वीकडेज में कलेक्शंस में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिल्म ने अपने थिएट्रिकल रन कंटिन्यू रखी। मंडे को कलेक्शन अराउंड 70 लाख की रही। ट्यूसडे को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख का कलेक्शन किया। वेडनेसडे आते आते फिल्म का कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हुआ और फिल्म का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन करीबन 50 लाख के आसपास का रहा था। और थर्सडे को फिल्म ने अराउंड 34 लाख का कलेक्शन ऐड किया। इसी के साथ इस फिल्म ने अपना पहला वीक कंप्लीट किया। इसी के साथ फिल्म का फर्स्ट वीक का टोटल अप्रॉक्सीमेटली कलेक्शन था वो 6,50,00,000 का पहुंच गया था। ये वर्ल्ड वाइड लेवल का क्रॉस कलेक्शन था। सेकंड वीक में कलेक्शन का पेस है ऑब्वियसली स्लो हुआ, लेकिन फिल्म ने रीजनल स्क्रीन्स और ओवरसीज पंजाबी ऑडियंस के सपोर्ट से अपनी रन कंटिन्यू रखी। डे 9 तक फिल्म का कम्युलेटिव कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 7,15,00,000 का पहुंच गया था। डे 13 तक ये फिगर था 8,09,00,000 के आसपास पहुंच गया था। और 16वें दिन तक सेरा ने टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो थिएट्रिकल रन है, वो करीबन 8,47,00,000 का रिपोर्ट किया था। और फाइनल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8.5 से 9 करोड़ के रेंज में एस्टिमेटेड इतना कुछ कलेक्शन निकल के आया हुआ है, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने जो अपना थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वहाँ से निकाला हुआ था। अगर इस फिगर को फिल्म के रिपोर्टेड बजट के हिसाब से साथ कंपेयर किया जाए तो सेरा फिल्म का जो बजट था, एस्टिमेटेड बजट, वो करीबन 7 करोड़ का बताया गया था। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से फिल्म ने अपनी थिएट्रिकल रन के थ्रू बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवर करने में सक्सेस अचीव की। और उसके बाद फिल्म का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेज आया, वो था डिजिटल रिलीज़। और अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सेरा की थिएट्रिकल जर्नी के बाद OTT पर भी आ चुकी है। फिल्म का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था केबल वन, जिन्होंने सेरा फिल्म को डिजिटली प्रीमियर करवाया 20 अगस्त 2021 को। यानी अब जो ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो OTT पर पंजाबी एक्शन ड्रामा को देख सकती है। इसका मतलब ये भी है कि फिल्म का जर्नी अब सिर्फ थिएट्रिकल ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है। अब पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस के साथ साथ वो व्यूअर्स भी फिल्म तक इजीली पहुंच सकते हैं, जो OTT के थ्रू रीजनल सिनेमा एक्सप्लोर करने पर पसंद करते हैं। और सेरा का ओवरऑल सेटअप देखें तो फिल्म बेसिकली एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट होती है। एक आदमी अपने घर वापस आता है, अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहता है और अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन उसी घर में उसे अपने भाई की मौत का सच मिलता है। वो सच उसके फैमिली के पुराने सीक्रेट्स खोलता है। सीक्रेट उसे रिवेंज की तरफ ले जाते हैं और रिवेंज उसकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। इसीलिए सेरा को सिर्फ एक एक्शन फिल्म कह देना थोड़ा इनकम्प्लीट होगा। इसमें एक्शन के साथ फैमिली पॉलिटिक्स, बिट्रायल, लव, ग्रीफ, रिवेंज और एक पीसफुल लाइफ की डिस्ट्रॉय होने का इमोशनल एंगल भी ऐड है। फिल्म का सेंट्रल क्वेश्चन बेसिकली ये बन जाता है कि जब किसी इंसान से उसका अपना कोई छीन लिया जाता है और सिस्टम उससे जस्टिस ना दे तो वो कितने दूर तक जा सकता है। सेरा उस सवाल का जवाब अपने तरीके से देता है और उस जवाब की सबसे बड़ी प्राइस भी वही खुद पे करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म के थ्रू आपको नोटिस करने को मिलेगी। अगर आपको ये फिल्म देखने का बहुत अंदर से उत्सुकता है, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो, तो फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल हो गई है, जहाँ पे केबल वन OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पंजाबी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो इस तरह से सेरा जो पंजाबी फिल्म है उसको आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। सेरा जो पंजाबी लैंग्वेज फिल्म है, जहाँ पे इसे वॉर ऑफ सेरा नाम के साथ भी रिलीज़ किया गया है, तो ये 2 टाइटल कह सकते हो। प्रमोट वॉर ऑफ सेरा के नाम से किया गया है और वैसे फिल्म का टाइटल सेरा ही है। ये एक 2026 की पंजाबी लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म को सेवियर संधू ने खुद लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। यानी स्टोरी और उसका स्क्रीन प्ले
पर जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है उसमें ओवरऑल तरीके से क्रिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सेवियो संधून के पास थी। फिल्म को जेबीसीओ फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है और इसके मेन प्रोड्यूसर अनमोल साहनी है। डायलॉग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु सिंधु ने संभाली हुई है, जबकि जिम्मी रामपाल ने एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर प्रोडक्शन के डे टू डे डायरेक्शन वर्कफ्लो को हैंडल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। थिएट्रिकल रिलीज की बात करें तो फिल्म के वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक प्रमोद ठाकुर और द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज़ ने मैनेज की थी। इससे ये भी समझ आ जाता है कि मेकर्स का फोकस सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड ऑडियंस पर नहीं था, बल्कि फिल्म को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने की प्लानिंग भी की गई थी। अब कास्ट की तरफ थोड़ी नज़र डालें तो सेरा की कास्टिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फिल्म में पंजाबी म्यूज़िक और सिनेमा के पॉपुलर फेसेस के साथ वेटरन एक्टर्स का भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और एक नॉन बॉलीवुड एक्ट्रेस का कॉम्बिनेशन भी इसमें आपको ऐड करके देखने को मिलेगा। फिल्म में परमीश वर्मा ने टाइटल कैरेक्टर सेरा का रोल प्ले किया है। सेरा कहानी का मेन प्रोटोगोनिस्ट है। परमीश को पंजाबी सिनेमा में पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग एक्शन और अल्फा टाइप स्क्रीन इमेज के लिए जाना जाता है और फिल्म में भी उनकी पर्सनालिटी को इसी जोन में यूज़ किया गया है। लेकिन सेरा सिर्फ एक टिपिकल एक्शन हीरो नहीं है। कैरेक्टर के बेसिस सेटअप से ये है कि वो कनाडा में रहने वाला एक एनआरआई है जो इवेंचुअली अपने घर और अपनी मिट्टी की तरफ वापस आता है। लेकिन वापस आने के बाद सर्कमटेंसेस ऐसे बनते हैं कि जिस आदमी ने शायद नॉर्मल लाइफ जीने के प्लान बनाया था, उसे दोबारा वायलेंस और वेपन्स का सहारा लेना पड़ता है। यानी कैरेक्टर का ट्रांजिशन भी फिल्म के एक्शन सेटअप का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक तरफ उसकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स है और दूसरी तरफ फैमिली और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो धीरे धीरे उसे एक डेंजरस सिचुएशन के बीच लाकर खड़ा कर देता है। सेरा को अपोजिट किया उसकी इमोशनल साइड को रिप्रेजेंट करने वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो वो है साहिबा का, जिसे सोनल चौहान ने प्ले किया है। सोनल चौहान बॉलीवुड में जन्नत जैसी फिल्म के लिए जानी जाती है और सेरा उनके पंजाबी सिनेमा अपीयरेंस में एक नोटिसेबल एडिशन है। साहिबा और सेरा के रिलेशनशिप फिल्म में एक इमोशनल ट्रैक को सपोर्ट करता है, इसलिए मूवी सिर्फ गन्स, फाइट्स और रिवेंज तक लिमिटेड नहीं रहती। सेरा की पर्सनल लाइफ और उसके रिलेशनशिप्स भी स्टोरी को लार्जर कॉन्फ्लिक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। फिल्म में मानव विज भी एक इंपॉर्टेंट रोल में नजर आते हैं। उनका कैरेक्टर फिल्म के हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर पार्ट है और उसकी स्क्रीन प्रेजेंस नेचुरली एक सीरियस और पावरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। मानव विज पहले भी ग्रे शेडेड और इंटेंस कैरेक्टर्स के लिए भी अपनी एक्टिंग के थ्रू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं, इसीलिए सेरा में उनकी कास्टिंग एक्शन ड्रामा के लिए काफ़ी सुटेबल लगती है। योगराज सिंह का रोल भी फिल्म के सेटअप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेटरन एक्टर और फॉर्मर क्रिकेटर योगराज सिंह फिल्म में एक हैवी वेट पेट्रैक फिगर के रूप में नजर आते हैं। उनकी प्रेजेंस कहानी के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक मल्टी जनरेशनल फील देती है। मतलब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो इंडिविजुअल्स के बीच का इश्यू नहीं लगता, बल्कि पुरानी फैमिली टेंशन्स, पावर, ईगो और लोकल इन्फ्लुएंस जैसे एलिमेंट्स भी स्टोरी के एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। योगराज सिंह जैसे एक्सपीरियंस्ड एक्टर का यूज़ इसी फैमिली डायनेमिक को वेट देने के लिए भी किया गया है। हसनीन चौहान सपोर्टिंग कास्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। उनका कैरेक्टर फैमिली डायनेमिक्स में इमोशनल और ड्रामेटिक वेट ऐड करता है। इसी तरह दक्ष अजीत सिंह भी स्टोरी के लोकल पॉलिटिकल या क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्टेड एक इंस्ट्रूमेंटल रोल में नजर आते हैं, जिससे सेरा का कैरेक्टर ग्रेजुअली एक लार्जर कॉन्फ्रंटेशन में फंसाने लगता है। महावीर बुल्ला भी एक विलेज इकोसिस्टम के पार्ट है, एक एल्डरली सपोर्टिंग रोल में अपीयर होते हैं। इन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से फिल्म का वर्ल्ड सिर्फ प्रोटोगोनिस्ट और विलन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहता, बल्कि एक प्रॉपर लोकल इकोसिस्टम क्रिएट होता है। अब बात करते हैं फिल्म के म्यूज़िक की, क्योंकि सेरा का साउंड ट्रैक भी प्रोजेक्ट का एक मेजर कमर्शियल एलिमेंट रहा है। फिल्म का म्यूजिक स्पीड रिकॉर्ड्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ओवरऑल स्कोर और ऑडियो इंजीनियरिंग में गौरव देव, कार्तिक देव और मनोज एम गोस्वामी का कंट्रीब्यूशन रहा है। साउंड ट्रैक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें पंजाबी पॉप, हिप हॉप, बॉलीवुड स्टाइल मेलोडी और सूफी एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स किया गया है। इसीलिए एल्बम सिर्फ एक पर्टिकुलर मोड पर डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले आता है टाइटल ट्रैक वॉर ऑफ सेरा। इस ट्रैक को परमीश वर्मा ने MC स्क्वायर के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक निखिल स्वप्निल का है, जबकि लिरिक्स लड्डी चाहल ने लिखे हुए हैं। ट्रैक का ओवरऑल स्टाइल हाई एनर्जी हिप हॉप और रैप एंथम वाला है। ये बेसिकली सेरा के एक्शन पर्सोना को इस्टेब्लिश करने वाला ट्रैक है। इसमें एग्रेसिव एनर्जी, रैप एलिमेंट्स और हेवी बीट्स का यूज़ किया गया है, जो एक्शन सीक्वेंसेस और प्रमोशनल मटेरियल्स के मूड के साथ नेचुरली फिट होता है। इसके बाद आता है हाँ तू है। इस गाने को विशाल मिश्रा ने गाया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है और कंपोजिशन और लिरिक्स का क्रेडिट धनश्री देव को दिया गया है। ये एक सॉफ्ट रोमांटिक बallad है जो सेरा और साहिबा के रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। फिल्म के एक्शन हेवी एटमॉस्फेयर के बीच ऐसा रोमांटिक ट्रैक स्टोरी को थोड़ा इमोशनल ब्रीदिंग स्पेस देता है। सेरा की लाइफ का जो पर्सनल और सॉफ्टर साइड है उसको इस्टेब्लिश करने में ये सॉन्ग हेल्प करता है। फिर आता है इमोशनल साइड का एक मेजर ट्रैक काश तू मेरा ना हुंदा।
इस सॉन्ग को बी प्राक ने ज्योति नूरान के साथ परफॉर्म किया है। म्यूजिक गौरव देव और कार्तिक देव का है। ये सॉन्ग सूफी पॉप और मेलेनकोलिक साउंड का कॉम्बिनेशन है और फिल्म के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, सेपरेशन और बिट्रायल जैसे थीम्स को प्रेजेंट करता है। इस ट्रैक की एक मेल सोलो वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें बी प्राक को सोलो वोकल्स में सुना जा सकता है। ओवरऑल ये गाना फिल्म के सेकंड हाफ के इमोशनल मूड के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ रिलेशनशिप्स और कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आते हैं। फिल्म की पब्लिक रिलेशंस और मीडिया कम्युनिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमडीएन एंटरटेनमेंट और सिमरप्रीत कौर की टीम ने हैंडल की थी। यानी मूवी के प्रोडक्शन से लेकर म्यूज़िक और पब्लिसिटी तक अलग अलग डिपार्टमेंट में डेडिकेटेड टीम इन्वॉल्व थी। अब आते हैं फिल्म की शूटिंग से जुड़े एक इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट पर। सेरा की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पंजाब के अलावा कनाडा और हरियाणा के डिफरेंट लोकेशंस पर की गई थी। फिल्म का सेटअप ही ऐसा है जहां कैनेडियन एनआरआई बैकग्राउंड और रूरल पंजाब का कॉन्ट्रास्ट स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। इसलिए लोकेशंस का ये कॉम्बिनेशन सिनेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लॉजिकल लगता है। लेकिन सितंबर 2025 के अराउंड फिल्म की शूटिंग अम्बाला कंटोनमेंट की वजह से लोकल मीडिया अटेंशन में आई हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की टीम ने अम्बाला कैंटोनमेंट के मॉल रोड एरिया में एक हाई सिक्योरिटी रेजिडेंशियल बंगलो के अंदर लगभग 4 दिन तक शूटिंग की थी। प्रॉब्लम ये थी कि रिस्ट्रिक्टेड मिलिट्री एरिया में शूटिंग के लिए रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स रिपोर्टेडली फॉर्मली नहीं लिए गए थे। इसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड ने एक्शन लिया और रिपोर्टेडली 10,000 पर डे का स्ट्रक्चर पेनल्टी इम्पोज किया। 4 दिन की शूटिंग के हिसाब से टोटल फाइन 40,000 तक पहुंच गया था। ये इंसिडेंट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि फिल्म की शूटिंग के दौरान लोकेशन, परमिशन और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करना प्रोडक्शन टीम के लिए एक सीरियस इश्यू बन सकता है। इस फिल्म सेट पर कैमरा, लाइट्स और पूरी क्रू मूवमेंट्स होती है, इसलिए मिलिट्री या हाई सिक्योरिटी जोन्स में परमिशन की प्रोसेस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अब अगर टेक्निकल साइड की बात करें तो सेरा को विजुअली एक क्रिटी और एक्शन फोकस्ड प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी यानी डीओपी अनिक आर वर्मा थे। सिनेमेटोग्राफी में कामकाज किया हुआ है, जो कैमरा कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ है, जो क्लोजअप, क्वार्टर, कॉम्बैट और एक्शन फ्रेम्स को ज़्यादा इमीडिएट फील देने के लिए किया गया है, वो सभी चीज़ें हैंडल की हुई है। वहीं पे वो सभी चीज़ें अनिक आर वर्मा ने खुद हैंडल किए हुए हैं। इस टाइप के शॉट्स में कैमरा मूवमेंट्स इंटेंशनली थोड़ा रो रखे जा सकते हैं। इससे ऑडियंस को फाइट के बीच होने का फील मिलता है। इसके अपोजिट फिल्म के वाइडर लैंडस्केप के लिए ड्रोन शॉट्स का यूज़ किया गया है, स्पेशली कनाडा के ओपन लैंडस्केप और रूरल पंजाब के एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। ये कॉन्ट्रास्ट फिल्म के विजुअल डिज़ाइन को और इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक तरफ कनाडा का कंपेरेटिवली ओपन और मॉडर्न एनवायरनमेंट और दूसरी तरफ पंजाब का रूरल और रूटेड एटमॉस्फेयर। दोनों लोकेशंस सेरा की कैरेक्टर के 2 अलग साइड्स को विजुअली रिप्रेजेंट करते हुए फील हो सकते हैं। फिल्म की एडिटिंग हार्दिक सिंह रिन ने की हुई है। एक्शन सीक्वेंस में रैपिड रिदम कट्स का यूज़ किया गया है जिससे फाइट का पेस फास्ट और एनर्जेटिक बना रहे। एक्शन सिनेमा में एडिटिंग का रोल सिर्फ सीन्स को शॉर्ट करना नहीं होता, सही मूवमेंट पर कट करना, इम्पैक्ट को होल्ड करना और पंचिस के या मूवमेंट को करेक्ट रिदम देना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कलर ग्रेडिंग और डिजिटल इंटरमीडिएट का काम NYDI वाले ने हैंडल किया है। फिल्म के विजुअली और ग्रिटी और हाई कॉन्ट्रास्ट टोन देने पर फोकस किया गया है, जो एक्शन ड्रामा के ओवरऑल मूड के साथ मैच करता है। प्रोडक्शन डिज़ाइन आलोक हलदार ने सुपरवाइज किया है, जबकि एक्शन और स्टंट डायरेक्शन मुकेश काम्बोज ने हैंडल किए। एक्शन डिज़ाइन में रियलिस्टिक रॉ मटेरियल, मार्शल आर्ट्स के एलिमेंट्स को पंजाब मास सिनेमा स्टाइल के लार्ज सेट पीसेस के साथ कंबाइन किया गया है। यानी फाइट्स को सिर्फ फ्लैशी बनाने के बजाय इसमें थोड़ा और सुपरवाइज किया गया है, जहाँ पे चीज़ों को उसमें फिजिकल इम्पैक्ट और रॉनेस मेंटेन करने की अप्रोच रखी गई है। साथ ही पंजाबी कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से वॉर, लार्जर देन लाइफ मोमेंट्स भी मेंटेन किए गए, जो ऑडियंस को थिएटर में मास अपील देने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर गौरव देव और कार्तिक देव ने कंपोज किया है। बैकग्राउंड स्कोर में हेवी पंजाबी परकसन लूप्स को मॉडर्न ऑर्केस्ट्रल अंडरटोन्स के साथ मिक्स किया गया है। इस कॉम्बिनेशन का पर्पस सिंपल है। जब स्क्रीन पर टेंशन बिल्ड हो रही है, चेस या कन्फ्रंटेशन हो रहा है या सेरा किसी मेजर एक्शन सिचुएशन में एंटर कर रहा है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक सीन्स की इंटेंसिटी को और पुश करता है। साउंड डिज़ाइन और फाइनल ऑडियो मिक्सिंग मनोज एम गोस्वामी ने फायरफ्लाई ऑडियो बैनर के अंडर हैंडल की है। एक्शन फिल्म में साउंड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गन शॉट, पंचेस, व्हीकल मूवमेंट्स, फुट स्टेप्स और बैकग्राउंड एम्बिएंट अगर प्रॉपरली डिज़ाइन हो
तो एक्शन सीन्स का इम्पैक्ट काफ़ी बढ़ जाता है। सेंसर सर्टिफिकेशन की बात करें तो इंडिया में फिल्म को US 16+ की रेटिंग मिली है। इस रेटिंग का कनेक्शन फिल्म के स्टाइलिश एक्शन एलिमेंट और इंटेंस डायलॉग थीम से है। और फाइनली फिल्म की रनिंग टाइम 2 घंटे और 25 मिनट की है। मतलब सेरा एक प्रॉपरली फीचर लेंथ पंजाबी एक्शन ड्रामा है जिसमें एक्शन के साथ रिलेशनशिप, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, राइवलरी और इमोशनल ड्रामा को भी स्पेस दिया गया है। ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल पर देखा जाए तो सेरा एक ऐसी पंजाबी एक्शन फिल्म का रूप है जिसमें सामने आती है जहां फिल्म परमिस वर्मा की एक्शन ओरिएंटेड इमेज को एक NRI टू कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी लाइन के साथ कंबाइन किया गया है। फिल्म की कास्ट में सोनल चौहान और मानव विज जैसे फेमिलियर फेसेस है, योगराज सिंह जैसे वेटरन परफॉर्मर है के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और म्यूजिक एल्बम में परमिस वर्मा, MC स्क्वेयर, विशाल मिश्रा, बी प्राक और ज्योति नूरान जैसे सिंगर्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। इसके साथ कनाडा और पंजाब के कॉन्ट्रास्टिंग लोकेशंस, रॉ एक्शन कोरियोग्राफी, हाई कॉन्ट्रास्ट विजुअल और पंजाबी परकसन, हेवी बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के ओवरऑल प्रेजेंटेशन को एक डिस्टिंक्शन एक्शन ड्रामा इंटेंसिटी देने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि इस तरह से ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है जिसके चलते चीज़ें फिल्म के साथ काफ़ी बेहतर तरीके से वर्क करते हुए नजर आती है। अब फिल्म की स्टोरी की बात करें तो सेरा को एक प्रॉपर हाई ऑक्टेन पंजाबी रिवेंज एक्शन ड्रामा के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल मास एंटरटेनमेंट है जहां स्टोरी की शुरुआत काफ़ी पीसफुल और रोमांटिक एटमॉस्फेयर से होती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वहीं पीसफुल वर्ल्ड एक ब्रूटल वॉर जोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्म का नैरेटिव ब्रॉडली 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड हुआ होता है। पहला सेरा का होम कमिंग और उसकी नॉर्मल लाइफ का ड्रीम इस्टेब्लिश होता है। उसके बाद फैमिली के डार्क सीक्रेट और याडी की मिस्टीरियस डेथ सामने आती है और फिर स्टोरी रिवेंज और सर्वाइवल की तरफ चली जाती है। सबसे पहले मिलते हैं सेरा से जिसका रोल परमिस वर्मा ने प्ले किया है। सेरा एक यंग, एनर्जेटिक और स्ट्रॉन्ग विल्ड पंजाबी लड़का है जो कनाडा में रह रहा है होता है। उसने फॉरेन लैंड में एक स्टेबल और लॉफुल लाइफ बना ली है, लेकिन कनाडा में भी सेटल होने के बावजूद उसका इमोशनल कनेक्शन अब भी मिट्टी से कभी ख़त्म नहीं होता। उसके लिए पंजाब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये उसका घर है, उसकी फैमिली है, उसकी ज़मीन है और उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज है। इस फीलिंग के साथ सेरा वापस अपने नेटिव विलेज आता है, लेकिन उसके माइंड में कोई बड़ा रिवेंज प्लान नहीं होता। इनफैक्ट स्टार्टिंग में उसकी सबसे सिंपल विश होती है कि वो अपनी फैमिली के पास परमानेंटली सेटल हो, अपनी एंसेंट्रल लैंड को संभाले और अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट साहिबा से शादी करे। साहिबा का रोल प्ले कर रही है सोनल चौहान। सेरा और साहिबा एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप फिल्म के स्टार्टिंग पोर्शन को एक रोमांटिक और इमोशनल फील देता है। इस स्टेज पर ऑडियंस को लगता है कि शायद ये एक ऐसी स्टोरी होगी जहां कनाडा से वापस आया एक पंजाबी लड़का अपने रूट्स के पास लौटकर अपनी लव स्टोरी और फैमिली लाइफ को कंप्लीट करेगा। फैमिली रियूनियन का एटमॉस्फेयर है और विलेज का एनवायरनमेंट है, चाइल्डहुड मेमोरीज है और सेरा के पास फ्यूचर को लेकर एक क्लियर विजन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेरा के घर वापस आने के पीछे जो पास्ट है वो उतना सिंपल नहीं है जितना स्टार्टिंग में नज़र आता है। सेरा को पता चलता है कि उसके बड़े भाई यादी की डेथ हो चुकी है। यादी का रोल मानव विद ने प्ले किया है। यादी की डेथ को इनिशियली एक ट्रेजिक एक्सीडेंट के रूप में ट्रीट किया गया होता है। विलेज लेवल पर भी इसी को सच माना जाता है और उसके बाद अथॉरिटीज़ के सामने भी मैटर को एक अनफॉर्चुनेट मिसहैप की तरह क्लोज कर दिया गया होता है। लेकिन सेरा को ये एक्सप्लेनेशन हजम नहीं होती। अपने भाई को जानने वाला सेरा उसकी डेथ के सरकमस्टेंसेस को क्लोजली देखना शुरू करता है। उसके अंदर एक सस्पिशन डेवलप होता है, यादी की डेथ शायद एक्सीडेंट नहीं थी और यहीं से फिल्म का टोन कम्प्लीटली चेंज होना स्टार्ट होता है। जो सेरा कुछ टाइम पहले अपनी ज़मीन संभालने और साहिबा से शादी करना ड्रीम देख रहा था, अब अपने भाई की मौत का सच जानने के मिशन पर निकल पड़ता है। सेरा किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का वेट नहीं करता, वो खुद पेशेंस पूछता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है और यादी के पास्ट के उन कनेक्शंस को समझने की कोशिश करता है जो पहले उसके सामने नहीं आए थे। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन एक डेंजरस डायरेक्शन में चली जाती है। सेरा को पता चलता है कि यादी की डेथ एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर थी और सबसे डेंजरस बात यह होती है कि मर्डर के पीछे कोई रैंडम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क और फैमिली से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट का कनेक्शन है। यहाँ से सेरा की स्टोरी एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर फैमिली पावर स्ट्रगल बन जाती है। फिल्म के वर्ल्ड में लोकल लैंड माफिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, पुरानी फैमिली राइवलरी और पावर का गेम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पंजाबी के रूरल सेटअप में ज़मीन का इश्यू सिर्फ प्रॉपर्टी का इश्यू नहीं होता, ज़मीन के साथ फैमिली की रेप्यूटेशन, पावर और इन्फ्लुएंस भी जुड़ा होता है। फिल्म इसी एनवायरनमेंट को यूज़ करते हुए सेरा के फैमिली कॉन्फ्लिक्ट को एक लार्जर कन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट करती है। सेरा जैसे जैसे सच के करीब जाता है उसके लिए सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये होता है कि प्रॉब्लम सिर्फ बाहर के एनिमीज तक लिमिटेड नहीं है। कुछ सीक्रेट्स उसके अपने घर के अंदर छुपे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग जिन्हें सेरा अपना समझता था वही लोग उसके फैमिली के लिए अगेंस्ट चले जा रहे हैं और एक नया गेम खेल रहे हैं और उन सभी चीज़ों में
उसकी फैमिली के जो पुराने जो लोग थे वो उनके पुराने जेलसीज, फैमिली ईगोज, पर्सनल बिट्रायल और कुछ हिडन रिलेशनशिप सामने आने लगते हैं। सेरा के लिए ये सिर्फ याडी की मर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं रह जाता, अब उसे ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस पर ट्रस्ट करे और किस पर नहीं। फैमिली लॉयल्टी का जो कॉन्सेप्ट उसके लिए चाइल्डहुड में इम्पोर्टेंट था वही धीरे धीरे क्वेश्चन होने लगता है और यहीं सेरा के कैरेक्टर में सबसे बड़ा चेंज आता है। स्टार्टिंग में जो आदमी पीसफुल लाइफ चाहता था वो अब एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसके पास दो चॉइसेस बची है। ये तो या तो वो सिस्टम और लॉ के भरोसे बैठकर अपने भाई के मर्डर का जस्टिस एक्सपेक्ट करे या खुद एक्शन ले। लेकिन फिल्म के वर्ल्ड में लॉ और पावर का इक्वेशन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज दिखाया जाता है। सेरा को फील होता है कि अगर वो सिर्फ लीगल रूट फॉलो करेगा तो शायद उन लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा जिन्होंने यादी को मारा है और इसी पॉइंट पर उसका पीसफुल ड्रीम कम्प्लीटली टूट जाता है। सेरा वेपन्स उठाता है लेकिन ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये उसका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी है। एक वक्त था जब वो कनाडा से पंजाब अपने घर बसाने आया था, अब वही सेरा अपने भाई के खून का हिसाब लेने के लिए एक डेंजरस अल्टर ईगो का एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अंदर का गुस्सा ग्रेजुअली उसकी पर्सनालिटी को डोमिनेट करने लगता है। अब उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रूथ डिस्कवर करना नहीं है, अब ऑब्जेक्टिव है रिवेंज और यहीं से फिल्म का एक्शन पोर्शन फुल स्पीड में एंटर करता है। सेरा अपने एनिमीज़ को एक एक करके टारगेट करना स्टार्ट करता है। स्टोरी में हेवी कन्फ्रंटेशंस आते हैं, स्ट्रीट लेवल वायलेंट होती है, फाइट्स होती है और क्रिमिनल नेटवर्क को डिसमेंटल करने का प्रोसेस सेरा स्टार्ट करता है। सेरा ब्रूट फोर्स के साथ साथ टेक्टाइल अप्रोच भी यूज़ करता है। वो सिर्फ सामने जाकर फाइट नहीं करता बल्कि ओपोनेंट के नेटवर्क और उसके वीक पॉइंट्स को समझने की भी कोशिश करता है। जैसे जैसे कन्फ्रंटेशन बढ़ते हैं बॉडी काउंट भी इंक्रीज होते जाते हैं और इसका इफेक्ट सेरा की पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है। साहिबा के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि जिस सेरा से वो प्यार करती थी वो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जो लड़का घर बसाने के ड्रीम लेकर कनाडा से वापस पंजाब आया था अब उसकी लाइफ में वायलेंस, रिवेंज और ब्लड सेड डोमिनेट कर रहा है। साहिबा का सामने एक इमोशनल डिलेमा खड़ा हो जाता है, क्या वो उस आदमी के साथ खड़ी रहे जिसे वो बचपन से जानती है या फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन से डर कर उसे दूर हो जाए। सेरा के लिए भी ये रिलेशनशिप इजी नहीं रहता। उसके माइंड में एक तरफ साहिबा और फैमिली की सेफ्टी है और दूसरी तरफ यादी के मर्डर का रिवेंज। और प्रॉब्लम यह है कि रिवेंज का पाथ ऐसा होता है जहाँ हर स्टेप प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। एक बार वायलेंस स्टार्ट होने के बाद सेरा के लिए नॉर्मल लाइफ में वापस जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जाता है। फिल्म का एक्शन ग्रेजुअली एक फुल स्केल वॉर की तरफ मूव करता है। सेरा के ओपोनेंट्स उसे रोकने के लिए और एग्रेसिव हो जाते हैं। सेरा भी बैक डाउन करने के मूड में नहीं होता। अब ये सिर्फ एक आदमी और कुछ क्रिमिनल्स के बीच की फाइट नहीं रहती, ये फैमिली पावर, ओल्ड राइवलरीज और रिवेंज का कंप्लीट कोलिजन बन जाती है और फाइनली कहानी अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। फाइनल शोडाउन उसी एंसेंट्रल विलेज के एनवायरनमेंट में होता है जहां से सेरा की जर्नी स्टार्ट हुई थी। यह डिटेल स्टोरी को एक सर्कुलर फील देती है। फिल्म की शुरुआत में सेरा इसी विलेज में एक पीसफुल फ्यूचर के ड्रीम के साथ आया था और अब इसी जगह पर वो अपने पास्ट के सबसे डेंजरस एनिमीज़ के सामने खड़ा है। सेरा का सामना उन मेन कॉन्स्पिरेटर्स से होता है जिन्होंने यादी की डेथ को प्लान किया था। सिचुएशन उसके फेवर में नहीं होती, वो आउटनंबर्ड है, ओपोनेंट्स हेवी प्रिपेयर्ड है और कन्फ्रंटेशन एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाता है। लेकिन सेरा अब वो पर्सन नहीं रहा जो फिल्म की बिगनिंग में था। वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, एग्रेशन और प्योर एड्रेनालाइन के साथ फाइनल बैटल फाइट करता है। क्लाइमेक्स में सेरा अपने भाई के मर्डर का फाइनल रिवेंज कंप्लीट करता है और उन करप्ट फोर्सेस को एलिमिनेट कर देता है जो उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व थे। और उसके बाद में लेकिन विक्ट्री के बाद भी सेरा की स्टोरी एक कम्प्लीटली हैप्पी एंडिंग नहीं देती। सेरा खड़ा तो विक्टोरियस होता है लेकिन वो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वही इंसान नहीं होता जो कनाडा से पंजाब वापस आया था। उसे अपने भाई के लिए जस्टिस अचीव कर लिया है लेकिन उस जस्टिस की प्राइस बहुत हाई थी। उसकी इनोसेंस चली गई है, उसका पीसफुल लाइफ का ड्रीम टूट गया है और रिवेंज ने उसकी पर्सनालिटी को परमानेंटली चेंज कर दिया। यही सेरा की स्टोरी का इमोशनल कोर है। फिल्म ये दिखाने की कोशिश करती है कि रिवेंज लेने के बाद एनिमी तो ख़त्म हो जाता है और वो ख़त्म हो भी सकता है लेकिन रिवेंज लेने वाला इंसान भी पहले जैसा नहीं रह जाता। अब अगर फिल्म की रिलीज़ जर्नी की बात करें तो सेरा फिल्म को 15 मई 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। इंडिया में फिल्म को US 16+ सर्टिफिकेशन मिला था जो फिल्म के इंटेंस एक्शंस, वायलेंस और स्ट्रॉन्ग डायलॉग थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड द नेक्स्ट फिल्म स्टूडियोज़ के थ्रू हैंडल की गई थी। फिल्म को नॉर्थ इंडिया के मेजर डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ओवरसीज़ पंजाबी डिस्पोरा मार्केट में भी रिलीज़ किया गया था, इंक्लूडिंग कनाडा, USA और न्यूजीलैंड।
ये ओवरसीज रिलीज सेरा के कैरेक्टर के बैकग्राउंड को देखते हुए भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि स्टोरी का प्रोटोगोनिस्ट खुद कनाडा बेस्ड पंजाबी एनआरआई के रूप में इंट्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की। सेरा ने ओपनिंग पर एक डिसेंट स्टार्ट लिया था। फिल्म को एक एक्शन हेवी मार्केटिंग कैंपेन का बेनिफिट मिला और पहले वीकेंड में ऑडियंस का इंटरेस्ट कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा। फर्स्ट डे यानी फ्राइडे को फिल्म ने अप्रॉक्सीमेटली 1,62,00,000 का कलेक्शन किया। सैटरडे को ये कलेक्शन थोड़ा इम्प्रूव हुआ और फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे 1,90,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं पे संडे को इस फिल्म ने 1,78,00,000 का कलेक्शन किया। तो इसी तरह इस फिल्म ने अपने 3 दिनों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली करीबन 5,30,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। वीकेंड के बाद नेचुरली वीक डेज में कलेक्शंस में ड्रॉप देखने को मिला, लेकिन फिल्म ने अपने थिएट्रिकल रन कंटिन्यू रखी। मंडे को कलेक्शन अराउंड 70 लाख की रही। ट्यूसडे को फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख का कलेक्शन किया। वेडनेसडे आते आते फिल्म का कलेक्शन थोड़ा ड्रॉप हुआ और फिल्म का वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन करीबन 50 लाख के आसपास का रहा था और थर्सडे को फिल्म ने अराउंड 34 लाख का कलेक्शन ऐड किया। इसी के साथ इस फिल्म ने अपना पहला वीक कंप्लीट किया। इसी के साथ फिल्म का फर्स्ट वीक का टोटल अप्रॉक्सीमेटली कलेक्शन था वो 6,50,00,000 का पहुँच गया था। ये वर्ल्ड वाइड लेवल का क्रॉस कलेक्शन था। सेकंड वीक में कलेक्शन का पेस है ऑब्वियसली स्लो हुआ, लेकिन फिल्म ने रीजनल स्क्रीन्स और ओवरसीज पंजाबी ऑडियंस के सपोर्ट से अपनी रन कंटिन्यू रखी। डे 9 तक फिल्म का कम्युलेटिव कलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 7,15,00,000 का पहुंच गया था। डे 13 तक ये फिगर था 8,09,00,000 के आसपास पहुंच गया था और 16वें दिन तक सेरा ने टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, जो थिएट्रिकल रन है, वो करीबन 8,47,00,000 का रिपोर्ट किया था। और फाइनल लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 8.5 से 9 करोड़ के रेंज में एस्टिमेटेड इतना कुछ कलेक्शन निकल के आया हुआ है, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म ने जो अपना थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया था वहाँ से निकाला हुआ था। अगर इस फिगर को फिल्म के रिपोर्टेड बजट के हिसाब से साथ कंपेयर किया जाए तो सेरा फिल्म का जो बजट था, एस्टिमेटेड बजट, वो करीबन 7 करोड़ का बताया गया था। और इस कैलकुलेशन के हिसाब से फिल्म ने अपने थिएट्रिकल रन के थ्रू बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट को रिकवर करने में सक्सेस अचीव की और उसके बाद फिल्म का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेज आया, वो था डिजिटल रिलीज़। और अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सेरा की थिएट्रिकल जर्नी के बाद OTT पर भी आ चुकी है। फिल्म का ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था केबल वन, जिन्होंने सेरा फिल्म को डिजिटली प्रीमियर करवाया 20 अगस्त 2021 को। यानी अब जो ऑडियंस फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाई थी, वो OTT पर पंजाबी एक्शन ड्रामा को देख सकती है। इसका मतलब ये भी है कि फिल्म का जर्नी अब सिर्फ थिएट्रिकल ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं है। अब पंजाबी स्पीकिंग ऑडियंस के साथ साथ वो व्यूअर्स भी फिल्म तक इजीली पहुंच सकते हैं, जो OTT के थ्रू रीजनल सिनेमा एक्सप्लोर करने पर पसंद करते हैं। और सेरा का ओवरऑल सेटअप देखें तो फिल्म बेसिकली एक सिंपल आइडिया से स्टार्ट होती है। एक आदमी अपने घर वापस आता है, अपनी फैमिली के साथ सेटल होना चाहता है और अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करना चाहता है, लेकिन उसी घर में उसे अपने भाई की मौत का सच मिलता है। वो सच उसके फैमिली के पुराने सीक्रेट्स खोलता है। सीक्रेट उसे रिवेंज की तरफ ले जाते हैं और रिवेंज उसकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। इसीलिए सेरा को सिर्फ एक एक्शन फिल्म कह देना थोड़ा इनकम्प्लीट होगा। इसमें एक्शन के साथ फैमिली पॉलिटिक्स, बिट्रायल, लव, ग्रीफ, रिवेंज और एक पीसफुल लाइफ की डिस्ट्रॉय होने का इमोशनल एंगल भी ऐड है। फिल्म का सेंट्रल क्वेश्चन बेसिकली ये बन जाता है कि जब किसी इंसान से उसका अपना कोई छीन लिया जाता है और सिस्टम उससे जस्टिस ना दे तो वो कितने दूर तक जा सकता है। सेरा उस सवाल का जवाब अपने तरीके से देता है और उस जवाब की सबसे बड़ी प्राइस भी वही खुद पे करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस फिल्म के थ्रू आपको नोटिस करने को मिलेगी। अगर आपको ये फिल्म देखने का बहुत अंदर से उत्सुकता है, अगर आप ये फिल्म देखना चाहते हो, तो फिलहाल में ऑफिशियली अवेलेबल हो गई है, जहाँ पे केबल वन OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इस फिल्म को विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन पंजाबी लैंग्वेज में देख सकते हो। तो इस तरह से सेरा जो पंजाबी फिल्म है उसको आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, सेरा फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। फिल्म की प्रोडक्शन जर्नी शेयर की हुई है, म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, कास्टिंग, सभी चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की हुई है। इसी के साथ फिल्म की कहानी को प्रॉपर वे में हमने एक्सप्लोर किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है और उस एक्सप्लेनेशन के साथ फिल्म की कास्टिंग, कैरेक्टर, कहानी के जो मेन पात्र थे उसका एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है और साथ ही में ये फिल्म से जुड़ी हुई रिलीज जर्नी, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस वो भी शेयर की हुई है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।